एक लहर आई गायब हो जाने की पूरी दुनिया में, और इंसानियत का एक हिस्सा अचानक किसी अनजान दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स थे। डर के मारे घबराकर लोग एक एक करके मरते चले गए। भागने की कोशिश में जिंदा रहने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, मजबूत बनना पड़ा और मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होना पड़ा। इन्हीं सर्वाइवर्स में एक था कांग हांसू, जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और ना ही उसके मन में भागने का कोई इरादा था। उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पहले से पता था और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो जरूर बचेगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक रिग्रेसर है। वो पहले ये सब कुछ झेल चुका है और इस बार उसका इरादा है पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने का। अब तुम सोच रहे होगे ये दुनिया है कैसी और ये सब शुरू कैसे हुआ? तो सुनो। एक दिन एक ईवल गॉड बोर हो गया। उसने एक नई दुनिया बनाई और उसका नाम रखा अबिस। उसने हर मौजूद दुनिया से तरह तरह के मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स वहां इकट्ठा कर दिए और आखिर में ह्यूमंस को भी भेज दिया। बचने का सिर्फ एक रास्ता था, फाइनल बॉस को हराना, एक ड्रैगन को। लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। कंग हंसू सबसे ताकतवर था और वह उस आखिरी स्क्वाड का हिस्सा था जिसने ड्रैगन को हराने की कोशिश की थी। उसकी खास एबिलिटी ये थी, बाकियों के पास हजारों स्किल्स थीं, लेकिन उसके पास सिर्फ 7। पर फर्क ये था, वो उन 7 स्किल्स को एंडलेसली अपग्रेड कर सकता था और यही वजह थी कि वो सबसे ताकतवर बना। लेकिन इसके बावजूद हांसू और उसकी स्क्वाड ड्रैगन को हरा नहीं पाई। ये समझकर कि अब हार तय है, उनकी टीम का मैजिशियन एक लास्ट रिसॉर्ट इस्तेमाल करता है, स्पेस एंड टाइम का क्रिस्टल। और उसी क्रिस्टल की मदद से हमारा हीरो कांग हांसू भेज दिया गया अतीत में। अब सवाल यह है, क्या इस बार कांग हांसू सब कुछ बदल पाएगा? उसके दिमाग में यह बात चल रही है कि 5 साल बाद एबिस का दरवाजा दोबारा खुलेगा। मतलब उसके पास अब कम से कम 5 साल हैं ताकि वो फिर से स्ट्रांग बन सके। लेकिन तभी उसे यह भी एहसास होता है कि उसके सारे स्किल्स और सारी स्ट्रेंथ्स अब गायब हो चुकी हैं। उसे याद आता है इसी टाइम पर कुछ हुआ था और तभी एक छोटा सा मॉन्स्टर सामने आता है जो खुद को फेरी कहता है और बोलता है कि वो एक असिस्टेंट फेरी है जो सबको कुछ जरूरी बात बताने आया है। वो सबको ध्यान से सुनने को कहता है, जबकि हांसू सोचता है ये साले फेरीज तो हमेशा लोगों को आपस में लड़वाते हैं। असिस्टेंट फेरी फिर सबका वेलकम करता है दूसरी दुनिया में और कहता है कि अब वो सबको देगा एक सरप्राइज चांस। लेकिन लोग उसकी बात सुने बिना ही चिल्लाने लगते हैं, दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसी बकवास बंद कर। लेकिन अब फेरी एक अलग टोन में बोलता है और फिर से सबको ध्यान से सुनने को कहता है। वो सवाल करता है, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जहां कोई कानून नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, ना ही कोई मॉरल्स या एथिक्स? वो कहता है कि दूसरी दुनिया में यहां तक कि शारीरिक सीमाएं भी खत्म हो जाएंगी। इस दुनिया में लोग बिल्कुल मूवीज के हीरो की तरह बहुत आसानी से अपनी पावर्स ग्रो कर सकेंगे। फेरी पूछता है, क्या यह अच्छी बात नहीं कि वो दुनिया जिसका तुमने हमेशा सपना देखा सिर्फ उंगली के एक क्लिक से हकीकत बन जाएगी? और फिर वो अपनी उंगली क्लिक करता है और एक आदमी की मौत हो जाती है सबके सामने। लोग डर से कांप उठते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। हर कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। असिस्टेंट फेरी कहता है, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर पूछता है, क्या तुम सब जिंदा रहना चाहते हो? तो फिर मेरी हर बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। अब कोई चारा ना देखकर पूरा क्राउड शांत हो जाता है। फिर वो सबको एक चीज दिखाता है, रून, और बताता है कि इसे जिंदा चीजों को मारकर पाया जा सकता है। वो कहता है 7 तरह के रून होंगे जो रैंडमली प्रकट होंगे और इन्हीं रून की मदद से तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे। फिर वो पूछता है, क्या कोई है जो इसे लेना चाहता है? लोग अब भी चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी एक हाथ ऊपर उठता है, कांग हांसू। उसने वो रून लेने का फैसला कर लिया है। फेरी उसकी तरफ आता है और कहता है, अपने हाथ दिखाओ। फिर वो उसे बताता है, ये रून साइंटिफिक लॉज को ट्विस्ट कर देते हैं। उदाहरण देते हुए वो बोलता है, तुम्हारे मसल्स की लिमिट थी 117.1 किलो, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़कर 122.3 किलो तक जा सकती है। फेरी बहुत जोश में उसे सब कुछ समझा रहा था, लेकिन जब वो हांसू का ठंडा रिएक्शन देखता है तो सोचने लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी वो बस इतना कहता है, हर इंसान पर रून का असर अलग अलग होता है, और फिर उड़ जाता है। जाते जाते वो कहता है, इन रून में ऐसी पावर्स हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
फिर वो कहता है, चाहे तुम्हें कोई भी एबिलिटी रन मिले, वो कभी भी बेकार नहीं होगा। वो सबको एडवाइस देता है, अगर जिंदा रहना है तो ज्यादा से ज्यादा रून्स इकट्ठा करो। इतना सुनते ही लोग टूट पड़ते हैं, जितना हो सके रून्स लेने के लिए। लेकिन जब लोग रून लेने ही वाले होते हैं तो वो बोलता है, पहले वाले इंसान की रिएक्शन से देखकर लगता नहीं कि तुम लोगों को ये रून चाहिए भी। फिर वो बताता है, अगर तुम अपने दाहिने कान को छुओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितने रून्स हैं। मॉन्स्टर फिर कहता है, ज्यादातर इंसानों को 10 रून्स की जरूरत होती है। हांसू सोच रहा है, इस रून के बाद मेरी पावर 1 हो गई है। अगर और रून मिल जाएं तो मैं अपनी माना और मैजिक पावर्स भी बढ़ा सकता हूं। मॉन्स्टर फिर कहता है, रून पाने के लिए एक ही जरूरी काम है, किसी भी लिविंग क्रीचर को मारना। तुम क्या शिकार कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, बस जिंदा चीज को मारना जरूरी है। फिर वो सबको हथियार देता है और कहता है, अपना पुराना सब कुछ भूल जाओ और अब अपनी नई जिंदगी को जीना शुरू करो। इसके बाद वो बोलता है, अब मैं तुम लोगों को इसका ट्यूटोरियल दूंगा। और जैसे ही सब मुड़ते हैं, वो देखते हैं सामने से एक झुंड भर भर के मॉन्स्टर्स आ रहा है। अब सारे मॉन्स्टर्स इंसानों की तरफ घूर रहे हैं। लोग सोचने लगते हैं, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तभी एक लड़की बोलती है, पैनिक मत करो, बिना सोचे कोई कदम मत उठाना। वो सबको काल्मली पीछे हटने के लिए कहती है। अब लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और हांसू उन्हें गौर से देख रहा होता है। लेकिन तभी सबको कुछ गड़बड़ लगती है और अचानक सारे लोग एक मैजिकल बैरियर के अंदर फंस जाते हैं। पूरी भीड़ गिड़गिड़ा रही है, हमें बाहर निकालो। लेकिन उसी वक्त बैरियर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक आदमी उस बैरियर में एक दरवाजा देखता है और उसमें से निकल जाता है। उस दरवाजे पर एक नंबर चमकता है, 49। अब सबको ये एहसास होता है कि उस दरवाजे से सिर्फ 50 लोग ही निकल सकते हैं। अब लोग उस दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि सबको अपनी जान बचानी है। लेकिन हांसू वो चुपचाप खड़ा होता है और सोचता है, कितने बेकार हैं ये लोग। क्योंकि उसे पता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए 100 लोगों को एक साथ जाना होता है। उसे याद आता है कि जब वो पहले यहां था तब 40 लोग मर गए थे और जो दरवाजे से नहीं निकल पाए थे उनमें से सिर्फ 10 ही जिंदा बचे थे। अब वो सोचता है, इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मुझे सब कुछ पता है और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अब वो आगे बढ़ता है एरिया क्लियर करने के लिए, ताकि वो अगले स्टेज में जा सके। तभी एक मॉन्स्टर एक आदमी को मारने आता है, लेकिन हांसू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी जान बचा लेता है। अब वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और सोचता है, ये सब करना थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये शरीर 10 साल पुराना है। फिर वो देखता है उसकी स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी 0.1 से बढ़ गई है। ये सिर्फ उसकी स्पीड ही नहीं, बल्कि उसकी रिएक्शन स्पीड को भी बढ़ा देता है, जिसका मतलब है जिसकी डेक्सटेरिटी ज्यादा होगी वो बाकी लोगों से ज्यादा तेजी से वही काम कर सकेगा। फिर वो और भी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन अब मॉन्स्टर्स का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होता है, खासकर खून देखकर। उसे समझ में आ जाता है, इन मॉन्स्टर्स को खून से डर लगता है। वो लड़ाई करता जाता है और एक एक करके सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उधर लोग हैरान हो रहे होते हैं कि एक लड़का अकेला सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। उधर फिर से एक झुंड भर भर के मॉन्स्टर्स लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अब लोग भी उनसे लड़ने लगते हैं। हांसू सोचता है, मुझे अभी चीजों को रश नहीं करना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन बेकार चीजों में फंसा रहूं। उसे याद आता है कि इस जगह में भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो पूरी दुनिया से आए थे, इतने ज्यादा कि गिनती में नहीं आ सकते। वो बताते हैं कि पहले साल में, यानी शुरू के 3 महीने, सब लोग एक प्रोटेक्टेड एरिया में रहेंगे और उसके बाद उन्हें इस सुरक्षा वाले इलाके से बाहर फेंक दिया जाएगा, सीधे असली मॉन्स्टर वर्ल्ड में, जहां उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा। अब जब हांसुरून लेता है, वो कहता है, जो भी हो, यही मौका है ताकतवर बनने का। अब वो केलियन को धन्यवाद दे रहा होता है कि उसने सही फैसला लिया और उसे इस समय पर भेजा। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे, यहां तक कि कुछ इंसान भी मारे गए। हांसू अब अपनी पीठ लोगों की तरफ करके खड़ा है, जबकि बाकी सब लोग हैरान हैं कि ये लड़का अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार गया। अब असिस्टेंट फेरी बोल रहा होता है, तुम लोगों ने काफी अच्छा लड़ा, और क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस भी मरे तो अब प्रतिभागियों की संख्या भी काफी कम हो गई है। वो कहता है, अब तुम लोग समझ गए हो कि यहां कैसे जिंदा रहना है, इसलिए मैं अब दीवार हटा रहा हूं, बस लड़ते रहो ताकि जिंदा रह सको। फिर वो उड़ जाता है और लोग उस पर चिल्लाते रह जाते हैं। अब हांसू अपनी स्ट्रेंथ देखता है और सोचता है, काफी अच्छी है,
उसे एक तलवार भी मिली है जो कोर्टशिप का सिंबल है, और वो उसके लिए काफी यूजफुल साबित हो रही है। अब वो आगे बढ़ने लगता है ताकि और भी बेहतर तरीका ढूंढ सके ताकतवर बनने का। अब वो सोचता है एरीज, कीलियन और कैंग के बारे में। फिर उसे याद आता है एक लड़का हिडन डंजन्स की बात कर रहा था। हांसू उससे पूछता है, ये हिडन डंजन्स क्या होते हैं? वो बताता है, ये ट्यूटोरियल एरिया के अंदर ही छिपे होते हैं। हांसू पूछता है, क्या डंजन ही सबसे मुश्किल हिस्सा था? लेकिन वो लड़का कहता है, अभी तक तो किसी को इसका जवाब ही नहीं मिला। अब दोनों बैठकर शांतिपूर्वक कुछ पी रहे होते हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। वो आदमी फिर कहता है, काश मैं वापस जा पाता तो जरूर उस डंजन को क्लियर कर लेता और हांसू को भी हरा देता। वो बताता है कि वो डंजन दिखने में जितना मुश्किल लगता है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर कोई उसे पूरा कर दे तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम भी मिलता है। वो आदमी हांसू से पूछता है, तुझे नहीं जानना कि आखिर में क्या होने वाला है? लेकिन हांसू कहता है, मैं पहले ही अपना लक्ष्य तय कर चुका हूं। वो खड़ा होता है और कहता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ट्यूटोरियल का पहला स्टेज है जहां 100 लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और शिकार करते हैं। ये शिकार हर हफ्ते एक बार पूरे 3 महीनों तक चलता है, और जब सेकंड स्टेज पूरा होता है तो सेफ जोन रिलीज कर दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि सारे स्टेजेस क्लियर किए जाएं। स्टेज एक में 2 पीसेस छुपे हुए हैं और हिडन डंजन तक पहुंचने के लिए ये दोनों पीसेस बेहद जरूरी हैं। अब हांसू सोचने लगता है, आखिर ये दोनों पीसेस कहां हो सकते हैं? लेकिन पीछे से भीड़ उसे आवाज लगाती है, चलो हांसू, हमारे साथ आओ। अब पूरी भीड़ में बहस छिड़ जाती है। कोई डर रहा है तो कोई तय नहीं कर पा रहा कि आगे क्या करें। और इधर हांसू अब भी उन हिडन पीसेस के बारे में सोच रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हांसू। वो मुड़कर देखता है, 2 लड़के उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। वो हैरान होकर सोचता है, ये मुझे कैसे जानते हैं? और पूछ भी लेता है, तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? तभी एक लड़का बोल पड़ता है, तू पागल हो गया है क्या? हम सब एक साथ ही तो यहां आए थे। अब हांसू को याद आता है, ये उसके कॉलेज के दोस्त हैं जो उसके साथ सफर कर रहे थे लेकिन मर चुके थे। हांसू उन्हें भूल चुका था। अब भीड़ में एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की भागकर हांसू के पास आती है और धीरे से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। अब वो विलेन और उसके साथी हांसू से लड़ने की सोचते हैं, क्योंकि वो अकेला है और थका हुआ भी। वो बार बार उसे उकसाते हैं, जिससे हांसू का गुस्सा फट पड़ता है। अब वो भी लड़ने को तैयार है। अब वो सीधे विलेन के पास जाता है लड़ाई शुरू करने के लिए, लेकिन तभी एक आदमी आता है, शायद उनका बॉस, और कहता है, लड़ाई मत करो। फिर वो हांसू को सलाह देता है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हांसू उसकी आंखों में देखकर सोचता है, ये भी उन्हीं में से एक है जो दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं। उसे याद आता है, एरिस ने कहा था, उन तिलचट्टों को मार देना जो इस दुनिया की तबाही में हिस्सा लेंगे। वो एरिस की हर बात याद रखे हुए है और उसी रास्ते पर चल रहा है। अब वो कहता है, एरिस तो सच में कई आंखें बचा रहा है। फिर वो बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन सबसे लड़ूं, और वहां से चला जाता है। वो विलेन का बॉस अब अपने आदमियों से कहता है, इस लड़के को छोड़ दो। हमारी पहली प्राथमिकता इस जगह को नियंत्रित रखना है, क्योंकि हमें फिर से मॉन्स्टर्स का सामना करना है। अब वो बॉस अपने आदमी सुनुंगहू से कहता है, रूल्स का फायदा उठाना होगा। दूसरी तरफ हांसू और उसके बाकी साथी अब आगे बढ़ रहे होते हैं। यहां हांसू का दोस्त उससे पूछता है, तू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? और क्यों बोला कि तुझे याद ही नहीं हम कौन हैं? लेकिन हमारा प्रोटेगनिस्ट बस इतना बोलता है, शायद मुझे मेमोरी लॉस हो गया है। अब बाकी लोग पूछते हैं, हम कहां जा रहे हैं? थोड़ी देर बाद सब लोग एक सबवे स्टेशन के सामने खड़े होते हैं जहां हिडन पीस छिपा है। वो स्टेशन है गैंगनम स्टेशन। अब सब खड़े हैं गैंगनम स्टेशन के सामने। लड़कियां पूछती हैं, हम यहां इस स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? हांसू सोचता है, अगर एरीज ने उससे वो बात ना कही होती तो शायद वो अब तक अकेले ही भटक रहा होता, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वो कहता है, मुझे लग रहा है कि हिडन पीस शायद यहीं कहीं है, और शायद मेमोरी लॉस के बाद मुझे कुछ पावर्स भी मिल गई हों। सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन हंसू बोलता है, हम सब एक फेरी तक देख चुके हैं, तो पावर्स मिलना भी मुमकिन है। भीड़ में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, क्या हम जानते भी हैं कि वो भरोसेमंद है या नहीं? हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं हर किसी की पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूं। अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। वहीं हांसू का एक दोस्त बड़बड़ा रहा है,
मुझे इस लड़के से नफरत है, हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे ये अकेला ही हीरो है। अब सब स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। हंसू का एक और दोस्त पूछता है, क्या ये हमारे लिए सेफ है? हंसू जवाब देता है, हम बस यहाँ के कुछ रेजिडेंट से मिलने जा रहे हैं। क्लासमेट्स हैरान हैं, ऐसे गंदे और उजड़े से स्टेशन में कौन रहता होगा? हंसू को क्या कोई जानने वाला भी यहां रहता है? तभी हंसू सबको रुकने को कहता है और अपनी ब्लेड निकाल लेता है। वो अचानक अपने दोस्त के ठीक सामने जमीन में कुछ घोंपता है और उसका दोस्त डर के मारे पीछे गिर जाता है। हंसू बोलता है, ये ग्रीन वर्म्स हैं, ये जमीन में वाइब्रेशंस महसूस करके बाहर निकलते हैं। डंजन ने इन्हें इस स्टेशन में भेजा है। उन्हें सनलाइट से नफरत है, इसलिए अंधेरे में ही छिपे रहते हैं। इनका काटना किसी भी जिंदा चीज की चमड़ी तक चीर सकता है, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। अब वो सबको दिखाता है कि इन्हें मारते कैसे हैं। वो अपने ब्लेड से क्रीचर के शरीर को चीर देता है और वो मर जाता है। अब बाकी सब भी वही करने लगते हैं। हंसू के साथ आए 4 लोग अब तक ठीक ठाक लड़ रहे हैं। तो हंसू सोचता है, ये 4 लोग तो फिलहाल तो काम के लग रहे हैं, लेकिन 5वां बंदा बस खड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा। हांसू उसे देखता है और बोलता है, अगर मार नहीं सकते तो बस अनब्रोकन मार्बल स्लैब्स पर चलो, जहां भी क्रैक दिखे वहीं अपना ब्लेड घुसेड़ देना। वहीं 2 लड़कियां कॉन्फिडेंटली इन क्रीचर्स को मार रही हैं, पर 5वां बंदा अब भी डरा हुआ है, लेकिन खुद को मोटिवेट कर रहा है। मैं कर सकता हूं, मुझे करना होगा। इन्हीं सोचों में खोया था, तभी एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है, लेकिन तभी हांसू सामने आ जाता है और एक ही वार में उस मॉन्स्टर को काट डालता है। वो लड़का बोलता है, थैंक यू, जान बचा ली तूने। लेकिन हंसू सोच रहा होता है, इस लड़के को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है और मेरे लिए बोझ बन जाएगा। तभी एक क्लासमेट पूछता है, तू हर बार पहले से कैसे जान लेता है कि आगे क्या होगा? हंसू बस मुस्कुराता है, ये मेरी सुपर पावर है। फिर वो सबको कहता है, चलो क्रीचर्स को मारना बंद मत करो। अब हंसू रून्स उठाने लगता है और बाकी सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। हंसू पूछता है, तुम लोग रून्स क्यों नहीं उठा रहे? एक लड़की बोलती है, हम सारे रून्स तुम्हें देना चाहते हैं ताकि तुम और पावरफुल बनो, जैसे गेम्स में होता है। फिर तुम आगे चलकर हमें बचा सको। लेकिन हांसू कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना है तो कम से कम बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। जो लोग एबिस में सालों तक जिंदा रहे, उन्होंने ये रूल्स को एग्जिस्टेंस के लिए बनाए थे। वो सोचता है, जब लोग लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में होते हैं तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों से रिश्ते बनाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही टूट जाते हैं। इस दुनिया की सच्चाई बहुत कड़वी है और ये सब जल्द ही समझने वाले हैं। हांसू कहता है, हर किसी को खुद पर निर्भर रहना होगा। अगर कोई बेकार है तो बाकी लोग उसे छोड़ देते हैं। ये सबसे बेसिक रूल है। अब सब रून्स उठाने लगते हैं और हांसू सोचता है, आने वाले वक्त में यही लोग इन रून्स के लिए कुत्तों की तरह लड़ेंगे। तभी एक लड़का एक अजीब सा रूने देखता है जिसमें हल्की सी पर्पल लाइट चमक रही है। ये रूने हैं एक्रोल ट्रोल ट्राइब की एसेंस। हांसू का वही बुली क्लासमेट उसे उठा लेता है और सोचता है, अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर पाया तो शायद मुझे भी सुपर पावर्स मिल जाएं। वो हांसू से पूछता है, मैंने इसे सबसे पहले पाया है, क्या मैं इसे रख सकता हूं? और हांसू अपने ही बनाए रूल को मानते हुए कहता है, हां, जिसने पाया वही रखेगा। ये रून देता है डिफेंस, स्किल और रिजेनरेशन पावर्स। हर रॉन की एबिलिटी उसके रैंक से डिसाइड होती है और जिनके पास हाई मैजिक होती है वो ऐसे 100 से भी ज्यादा रून्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आरेज और बाकी साथियों के बारे में सोच रहा है। उसे याद आता है कि कीलियन के पास खुद के लगभग 1000 रून्स हैं, लेकिन हांसू अलग है। उसका रून लिमिट सिर्फ 7 है। वो दूसरों से अलग है, उसे सिर्फ 7 रून्स लेने की अनुमति है। जब एरिस को यह पता चला तो वो इस बात से बहुत निराश हुई। अगर उन्हें यह पहले से पता होता तो वो उसे और ताकतवर स्किल सिखाने में मदद कर सकते थे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत के कारण उसकी लिमिटेड स्किल्स बार बार इवॉल्व होती रहीं। उसे याद है कि उसकी एबिलिटी एसेंस ऑफ डोरो लिजर्ड, जो पहले सिर्फ फास्ट रिजेनरेशन देती थी, बाद में इतनी ताकतवर बन गई कि वो कैंग टे की इमॉर्टल आर्ट्स को टक्कर देने लगी। इसी एबिलिटी के कारण एरिस ने उसे 7 स्टार्स का नाम दिया था और यही एबिलिटी उसकी वजह बनी कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सका। उन्होंने उसे इसलिए वापस भेजा क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है। अब वो उसे निराश नहीं कर सकता। अब उसे सिर्फ सबसे ताकतवर 7 स्किल्स सीखने के बारे में सोचना है। उसे लग रहा है कि शायद वो ट्यूटोरियल जोन छोड़ने से पहले ही और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। दूसरी ओर
जिन को फिजिकल रेजिस्टेंस स्टेट मिलती है एक्रुअल ट्रोल ट्रिब्स एसेंस की वजह से। जिन सोच रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी ही हांसू को पकड़ लेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जिन अपना हाथ हांसू के कंधे पर रखता है और पीछे देखते हुए कहता है, सबसे ताकतवर को आगे चलना चाहिए क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ झटक देता है। अब वो स्टेशन के और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़की पूछती है, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हंसू जवाब देता है, हमें सबवे लेनी है। सब हैरान होकर पूछते हैं, यहां सबवे हैं भी कैसे? उसे वो लड़का याद आता है जिससे वो यहां आने से पहले मिला था। उसने बताया था कि स्टेशन के तीसरे फ्लोर पर सीढ़ियों के पास वाले पोर्टल से होकर अगर वो किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाए तो उसे वो हिडन पीस मिल सकता है। लेकिन एक ही दिक्कत है, उस ट्रेन को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हांसू ठान चुका है कि वो उस हिडन पीस को हासिल करके रहेगा। अब सब पोर्टल के सामने खड़े हैं। लड़की कहती है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है और ये कितना सुरक्षित है। हांसू कहता है, जो जाना नहीं चाहता जा सकता है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जैसे ही जिन कहता है कि वो अंदर जाएगा, लड़कियां ही गुस्से में आ जाती हैं और चलने को तैयार हो जाती हैं। वो कपल कहता है कि वो बाहर रुकेगा और वर्म्स का शिकार करेगा। लेकिन फिर कोई और कहता है, मैं भी अंदर जाऊंगा। वो वही डरपोक लड़का है। जिन उस पर हंसता है। कुछ मिनट पहले तू डर के मारे कांप रहा था और अब बहादुरी दिखा रहा है। लड़का जवाब देता है, तुझसे मतलब नहीं, मैं क्या करूं? अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हांसू उन्हें रोकता है, अब बकवास बंद करो, और आगे बढ़ जाता है। मिही और वो दूसरा लड़का भी हंसू के पीछे चल पड़ते हैं। जिन अभी भी वहीं खड़ा है। वो गुस्से में है क्योंकि हंसू और दूसरे लड़के ने उसे मिही के सामने इंसल्ट किया। अब वो सब पोर्टल पार करते हैं और अब वो कन्वीनियंस स्टोर के सामने खड़े हैं। अब सब लोग उस कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं। जिन कुछ हथियार उठाने की सोच रहा है, जबकि हांसू उस आदमी की बात याद कर रहा है जिसने उससे कहा था कि सबवे में जो कन्वीनियंस स्टोर है वो एक तरह का सुपरमार्केट है जहां उन्हें हर चीज मिल जाएगी। अब हमारा प्रोटेगनिस्ट एक बर्तन चूल्हे पर रख रहा है। मीही उससे पूछती है, तू कर क्या रहा है? वो कहता है, वर्म्स का खून और गॉब्लिन की स्किन पकाऊंगा क्योंकि गॉब्लिन की स्किन बहुत जहरीली होती है और इससे जबरदस्त पॉइजन बनेगा। जैसे ही पॉइजन पकने लगता है, जिन उसकी खुशबू सूंघकर वहां आ जाता है और बोलता है, थोड़ा चखने दे यार। लेकिन हंसू कहता है, ये जहर है। जिन चिल्लाने लगता है, तो सबको पहले से बताना चाहिए था ना। अब सब लोग हैरान हैं, इसको ये बनाना आता कैसे है? तो हानू का वही पुराना जवाब, मेरी पावर की वजह से। जिन को गुस्सा आ जाता है, तू हर बार गोल गोल घुमा देता है, असल बात कभी बताता ही नहीं। उसे कीलियन की बात याद आती है जिसने कहा था, सिर्फ आइटम मिलना ही काफी नहीं, उन्हें रीइंफोर्स करना भी आना चाहिए। और यही कीलियन ने उसे जहर बनाना भी सिखाया था। सही रेशियो, सही बॉइलिंग टाइम, तभी बनता है असली जहर। अब पॉइजन बन चुका है। हांसू उसे अपने ब्लेड पर चढ़ा रहा है। मीही पूछती है, क्या हम भी यूज कर सकते हैं? वो हां कहता है, कर सकते हो, लेकिन हर बार इस्तेमाल पर आधी स्टैमिना चाहिए। अब जिन भड़क उठता है, ये तो बिल्कुल अनफेयर है। तो हांसू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, चाहो तो फ्री में भी दे सकता हूं। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि हंसू सोचता है कि एक तरफा रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। मीही कहती है, ठीक है, बाद में तुझे रून्स दे दूंगी, लेकिन पहले ये जहर मुझे दे दे। तो हंसू उसे जहर दे देता है और कहता है, सावधानी से इस्तेमाल करना। अब सब लोग अपने वेपन्स पर वो पॉइजन लगा रहे हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ और चीजों की तैयारी कर रहा है। साथ ही सबको बोलता है कि तैयार हो जाओ। अब जैसे ही सब बाहर निकलने के लिए रेडी होते हैं, हंसू एकदम से रुक जाता है और सबको देखने लगता है। सब पूछ रहे हैं, क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहा है? असल में वो इसलिए घूर रहा है क्योंकि सबके हाथों में खाने और जरूरी सामान से भरे 3-3 बैग्स हैं। हंसू उन्हें समझाता है, थोड़ा दूसरों के लिए भी छोड़ दो यार। अब वो उन्हें दिखा रहा है कि चीजें यहां कैसे दबाई जाएं। मीही सोच रही है, हंसू कितना अच्छा फाइटर है, और वो कहती है, मुझे भी सुपर पावर्स चाहिए, मुझे भी जिंदा रहना है, बाकी की जिंदगी जीनी है। अब वो हंसू के साथ साथ चल रही है और ये देखकर जिन का खून खौल रहा है। जिन आगे बढ़ता है और हंसू से पूछता है, क्या हम लोग भी तेरे जैसे सुपर पावर्स ले सकते हैं? हंसू कहता है, शायद मिल सकते हैं। इतना सुनते ही तीनों की खुशी 7वें आसमान पर। लेकिन हंसू को केलियन की बात याद आती है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशल पावर्स इवॉल्व कर ली। और ऐसे लोग भी थे जिनकी पावर्स बेकार थीं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जिन अब ताना मारता है, तू इतना रूड क्यों हो गया है?
पर हांसू अब चुप है, कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो 5 सालों तक अबिस के क्रीचर्स से लड़ चुका है। उसकी सारी उम्मीदें बिखर गईं और जिंदगी बेरंग हो गई। अब जिन सोच रहा है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कोई अकेला योद्धा हो। ये कैसी लड़ाई की बातें कर रहा है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मेरे पास हंसू से ज्यादा ताकत आ गई तो मैं मिही को अपना बना लूंगा और संग और हंसू को इस गेम से बाहर कर दूंगा। जिन अब इसी चालाकी में डूबा हुआ है। हंसू सबको रुकने को कहता है, क्योंकि उसे जमीन पर कुछ अजीब महसूस होता है। वो उसे छूता है और समझ जाता है ये कोई स्लाइम जैसा पदार्थ है, लेकिन इसकी बनावट देखकर ये ना तो वर्म्स की लग रही है और ना ही ज़ॉम्बीज की। अब वो सोच रहा है, ये शायद लैंड मरमेड्स का निशान हो सकता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है, हाँ, ये उन्हीं के निशान हैं। वो सबको बताता है। वो बहुत तेज नहीं होती, लेकिन अगर उनके जर से टकरा गए तो पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा। अब वो कहता है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। अब वो अपने बैग से कुछ बोतलें निकाल रहा है, जिन्हें वो फायर बॉम्ब्स की तरह इस्तेमाल करने वाला है। जिन फिर से मजाक उड़ाता है, तू तो इस दुनिया में खुश ही होगा, तेरे तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं। अब हांसू उसे घूरने लगता है, ऐसे जैसे अभी उसे वहीं खत्म कर देगा। लेकिन फिर वो फ्लोर पर प्लान बनाना शुरू करता है, ताकि सबको अच्छे से समझा सके। हांसू कहता है, एक आदमी बॉम्ब फेंकेगा, बाकी 3 लोग आगे बढ़कर हमला करेंगे, और जो सबसे पहले सामने जाएगा उसे रून्स मिलेंगी। जिन अब फिर ताना मारता है, तेरी ड्राइंग स्किल्स तो बहुत खराब हैं, और फिर कहता है, मैं पहले जाऊंगा क्योंकि मैं काबिल हूं। हांसू अब पूछता है, बम कौन फेंकेगा? अब मीही और सांग दोनों हाथ खड़े कर देते हैं। हांसू कहता है, तुम दोनों आपस में तय कर लो। सांग अब कहता है, देखो, मीही से बहस करना ठीक नहीं, लेकिन मुझे भी फायर बॉम्ब फेंकना है। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट सुझाव देता है, ठीक है, दोनों बारी बारी से फेंक लेना। अब सब फिर से अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। इस बार पूरा प्लान रेडी है, और संग अब सोच रहा है, मैं इनके साथ इसलिए आया क्योंकि अकेला नहीं रहना चाहता था। लेकिन क्या बाकी सब वाकई ठीक हैं? हांसू जैसे ही मिही की तरफ देखता है, उसे समझ आता है वो भी अंदर से डरी हुई है। डर साफ झलक रहा है। तभी अचानक हांसू सबको अलर्ट करता है, लैंड मरमेड्स पास ही हैं। अब वो मिही से कहता है, बम फेंको। मिही अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है, बॉटल में आग लगाती है और फिर आवाज की दिशा में जोर से फेंक देती है। हांसू तुरंत आगे बढ़ता है और आग के बीच में ही लैंड मरमेड्स पर हमला कर देता है। वो उन्हें एक एक करके मार रहा है और साथ ही सभी रून्स भी हासिल कर रहा है। जिन अब ये सब देखकर जलने लगता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि हांसू सारे रून्स ले रहा है। वो भी आगे बढ़ता है और लैंड मरमेड्स को मारना शुरू करता है, जो अब हांसू के जहर की वजह से काफी आसान हो गया है। अब पूरा इलाका आग की लपटों से भर चुका है। मीही फियर बॉम्ब फेंक रही है और बाकी 3 मरमेड्स को खत्म कर रहे हैं और रून्स इकट्ठा कर रहे हैं। जिन एक रून लेने ही वाला होता है, तभी एक मरमेड उसके पैर पर झड़ थूकती है और जिन जमीन पर पीठ के बल गिर जाता है। अब वो मरमेड उसकी तरफ बढ़ रही है। जिन अब चिल्ला रहा है, मिही, हेल्प करो। लेकिन मिही के पास अब एक भी फायर बॉम्ब नहीं बचा है। वो तुरंत सांग की तरफ देखती है, कुछ करो संग। लेकिन सांग घबरा जाता है और बिना आग लगाए ही बॉटल फेंक देता है। जिन अब सोच रहा है, क्या यही मेरी मौत होने वाली है? लेकिन उसी वक्त हांसू उस मरमेड को भी खत्म कर देता है। फिर वो सैंग से कहता है, काम डाउन, बस प्लान को फॉलो करो तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। अब सब ठीक हो चुका है। हांसू अब सबको कहता है, रून्स को उसी डिवीजन के हिसाब से लो जैसा हमने तय किया था। लेकिन जिन अब सैंग की तरफ देखने लगता है। उसके पास जो रून्स हैं, उन्हें देखकर जिन के मन में लालच जाग उठता है। वो सोचता है, अगर ये रून्स मुझे मिल जाएं, तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। अब वो सांग से लड़ना शुरू कर देता है, उससे रून्स छीनने की कोशिश करता है। वो उसका गला पकड़कर उसे घोंट रहा है। जिन अब पूरी तरह गुस्से में है, कहता है, तूने ठीक से फायर बॉम्ब भी नहीं फेंका था। अगर हांसू नहीं होता तो मैं आज मर जाता। सांग गिड़गिड़ाकर कह रहा है, प्लीज छोड़ दे, माफ कर दे। मीही भी चिल्ला रही है, जिन, रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? वरना सांग की जान चली जाती। जिन उसे जमीन पर धक्का देता है और गुस्से में कहता है उसे, तेरे जैसे लोग तो हमेशा दूसरों की सुनते हैं, अपने बाप की तरह। अब वो सैंग के रून्स भी लेने वाला होता है, लेकिन तभी हांसू आगे आता है और सख्ती से कहता है, जो चीज तेरी नहीं है उसे लेने का कोई हक नहीं है तुझे। जिन जवाब देता है, ऐसे बेवकूफ इंसान को रून्स देना
मानो उन्हें कूड़े में फेंक देना हो। वो सुझाव देता है, क्यों ना हम सब आपस में बांट लें, लेकिन हांसू साफ मना कर देता है। बांटवारा सभी के लिए बराबरी से होना चाहिए। फिर हांसू कहता है, संघ को अपने हिस्से का खुद ख्याल रखना चाहिए। अब सांग और जिन दोनों अपने रून्स ले रहे हैं। उसी वक्त मीही आगे बढ़ती है और हांसू से एक सीधा सवाल पूछती है, क्या तुम्हें हमारे साथ रहना ठीक लग रहा है, या हम तुम्हारे लिए बोझ हैं? हांसू शांत लहजे में कहता है, मैं तुमसे वो शिकायत कैसे कर सकता हूं जिसका तुम्हें तरीका ही नहीं आता। मिही फिर पूछती है, क्या तुम आखिर तक हमारे साथ रहोगे? क्योंकि कभी कभी तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे किसी भी पल हमें छोड़ दोगे। हांसू, जो सबसे आगे चल रहा होता है, बिना पीछे देखे जवाब देता है, तय तो तुम्हें करना है कि तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं। अभी के लिए तुम सबने काफी अच्छा किया है, इसलिए फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। हांसू देखता है कि इस बार ज्यादातर स्ट्रेंथ और स्टैमिना वाले रून्स गिरे हैं, जो कि बुरा नहीं है, क्योंकि इस वक्त यही दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब वो अपने स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि उसकी पावर काफी बढ़ चुकी है। तभी वहां असिस्टेंट फेरी फिर से प्रकट होती है और खुशी से जश्न मना रही होती है, क्योंकि हांसू की स्ट्रेंथ और स्टैमिना का टोटल अब 50 हो चुका है। वो उसे बधाई देती है, बधाई हो, तुम पहले ऐसे ट्रैवलर हो जिसने इतनी जल्दी ये माइलस्टोन पूरा किया। अब वो हांसू के सिर पर बैठ जाती है और कहती है कि वो अपने एक्टिव मेंबर्स को प्राथमिकता देते हैं, और क्योंकि वो पहला सदस्य है, उसे एक छोटा सा इनाम दिया जाएगा। तभी वो मीही की तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता है तुम सोच रही हो इनाम क्या होगा, और हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हें भी बता देती हूं। अब वो मीही से बात करने लगती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम हर किसी को नहीं मारते। अगर हमें कोई पसंद आ जाए तो हम उसे कभी नहीं मारते, और तुम भी उनमें से एक हो सकती हो। लेकिन फिर वो कहती है, मैं मजाक कर रही हूं। अब असिस्टेंट फेरी हांसू की तरफ उठती है और कहती है, तुम्हारा इनाम है अपनी पसंद के 3 रून्स चुनना, कोई भी 3, तुम्हारी मर्जी। अब वो सुझाव देती है कि हांसू हीलिंग रून ले ले, जिससे उसके पेट में पड़ा छेद तक भर सकता है। बाकी तीनों साथी भी यही सोच रहे होते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो हीलिंग रून का इस्तेमाल करके उन्हें बचा सकेगा। लेकिन हांसू साफ कहता है, मुझे वो रून चाहिए जो जादू के खिलाफ इम्यून हो। अब फेरी उसे 3 मैजिक इम्यूनिटी रून्स देती है। हांसू मुस्कुराता है और कहता है, ऐसे रून्स मिलना बहुत मुश्किल है, जब तक किस्मत कांगते जैसी ना हो, जिसे ये रून्स रैंडम में मिल गए थे। बढ़ती हुई स्टैमिना से सिर्फ रिकवरी तेज होती है, जबकि फिजिकल और मैजिक रेजिस्टेंस असल डिफेंस की तरह काम करते हैं। उसे पता है कि वो सिर्फ फिजिकल डिफेंस को ही कवर कर सकता है, लेकिन मैजिक डिफेंस के लिए उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब वो अपने स्टैट्स देखता है। उसकी स्ट्रेंथ है 25.3 स्टैमिना है, 24.5 डेक्सटेरिटी, 14.1 सेंस, 15.2 और मैजिकल इम्यूनिटी 13। उसे लगता है कि ये एबिलिटीज अचानक मौत से बचाने के लिए काफी हैं। असिस्टेंट फेरी अपना काम पूरा कर चुका है और अब कहता है कि वो जा रहा है। फेरी उसे सुझाव देता है कि आगे अच्छा करना, और जाते जाते एक किस उछालते हुए उसे हैंडसम कहता है। अब सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि असिस्टेंट फेरी दरअसल एक फीमेल थी। अब असिस्टेंट फेरी जा चुका है और वो अब बाकी सभी से कहता है कि आगे बढ़ते हैं, जबकि बाकी सब वहीं खड़े रह जाते हैं और बस उस पल को पचा रहे होते हैं जो अभी हुआ है। वो पूछता है कि उन्हें क्या हो गया है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो सब दोबारा रून्स इकट्ठा करने लगते हैं, जबकि हमारा प्रोटैगोनिस्ट लैंड मेरमेड की बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है। मीही उसे ध्यान से देख रही होती है और सोचती है कि शायद वो फिर से जर बना रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी स्पीड पहले जैसी ही है। मीही पूछती है, इतने सारे रून्स मिल गए तुम्हें, फिर स्पीड इतनी स्लो क्यों है? अब हांसू को समझ आता है, ये लड़की तो काफी क्लेवर है। वो फिर उसे अपना रिस्ट दिखाता है, जहां वो सारे रून्स कलेक्ट कर रहा होता है। हांसू कहता है, बस ऐसे हाथ रखो और सोचो, रून्स कलेक्ट करो, फिर ये खुद ब खुद कलेक्ट हो जाएंगे। मिही पूछती है, तुम्हें ये सब पता कैसे चला? वो फिर से वही जवाब देता है, सुपर पावर्स हैं मेरी। जब मिही कहती है कि वो भी ट्राई करना चाहती है, हांसू उसे मना कर देता है। ये रून्स तो मरे हुए लोगों के शरीर से गिरते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता, और इनसे हंटिंग भी स्लो हो जाती है। तभी संग पूछता है, तो फिर तुम खुद क्यों कलेक्ट कर रहे हो? हांसू जवाब देता है, मैं तो बस ट्रेड करने के लिए कर रहा हूं, अभी मुश्किल है, लेकिन जब प्रॉपर रूल्स बन जाएंगे तो इन्हें पैसे के लिए एक्सचेंज कर सकेंगे। वो साफ कहता है, तुम लोग ये नहीं कर सकते,
एक एक करके ही उठाओ। अब जिन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, हम भी कर सकते हैं ये सब। और सोचता है, कुछ ठोकरें खाएंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। अब वो कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा पीछा करोगे या रून्स कलेक्ट करोगे, लेकिन अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वो उनसे कहता है, सारे रून्स मुझे सौंप दो। जिन बहुत गुस्से में बोलता है, तुम कैसे इतने बदमाश की तरह एक्ट कर रहे हो, और तुम्हारे पास अपनी ब्लेड भी है, फिर हमारी क्यों मांग रहे हो? हांसू कहता है, तुम्हारी ब्लेड्स बहुत रफ हैं, इसलिए उनका कोई यूज नहीं, और मुझे कुछ ब्लेड्स की जरूरत भी है। जिन गुस्से से पूछता है, अगर तुम हमारी वेपन्स ले गए तो हम कैसे लड़ेंगे? जिन कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पीछे खड़े रहो और अंगूठा मुंह में डालकर चुप रहो। सांग बोलने वाला था, मैं अपनी ब्लेड दे सकता हूं, लेकिन जिन उसे चुप रहने को कहता है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है, क्या तुम नीचे वाले लड़के से लड़ सकते हो? जिन कहता है, हां, मैं लड़ सकता हूं और मुझे उससे डर नहीं है। हांसू सोचता है, मुझे कुछ करना होगा। तो वह उन्हें दो ऑप्शंस देता है। पहला, हानू हमारी टीम से बाहर चला जाए और हम अकेले जाएं। दूसरा, हम चुपचाप रहकर हंसू को अकेले लड़ने दें। मिही और सांग कहते हैं, हम बाहर रहेंगे, ये बहुत खतरनाक है। जबकि जिन कहता है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होगा। जिन सोचता है कि हंसू उन्हें पीछे छोड़ देगा। वो कहता है कि उसे लूजर सांग की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर मीही बाहर है तो वो उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो उसके दोस्त हैं। ये सब सुनते हुए हंसू सोचता है कि उसे खुश होना चाहिए कि कैलियन यहां नहीं आया, और शायद वो अभी इंडिगो या प्योरपल जॉन में घूम रहा होगा। उसे उनकी याद आ रही है और आंखों में आंसू लिए वो कहता है, हमें यहां रुकना नहीं चाहिए, सब कुछ जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। लेकिन फिर जब वो सब इस पर बहस कर रहे होते हैं, वो कहता है, ठीक है, हम सब साथ में नीचे चलते हैं। जिन हंसता है और कहता है, यही सही बात है। जिन सोचता है कि नीचे जरूर कुछ है, जैसे वो अकेले जाने की जिद कर रहा था, और अब उसे इस मौके का फायदा उठाना होगा। कुछ देर बाद मीही, जिन और सांग ऊपर की तरफ भाग रहे होते हैं और वो सभी बहुत डरे हुए होते हैं। मीही कहती है, मैंने कहा था ना नीचे कुछ खतरनाक है। तो जिन कहता है, उसे कैसे पता चला कि मॉन्स्टर किसी और डिमेंशन से है? वे एक जिगैंटिक स्नेक की बात कर रहे होते हैं जो उन्होंने नीचे देखा था। जिन कहता है, हांसू बिल्कुल सही दिमाग में नहीं है, वो उस मॉन्स्टर से अकेले लड़ रहा है। दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट हंसू उस स्नेक से लड़ रहा होता है, और अपनी एबिलिटीज और मैजिक रेजिस्टेंस की वजह से वो उस स्नेक के सारे जादुई हमलों को आराम से सहन कर रहा होता है। वो कोबरा स्नेक जबरदस्त शॉक वेव्स पैदा करता है जिनमें मैजिक होता है, और कोई भी आम तलवार उसके स्केल्स को नहीं काट सकती। हांसू जानता है कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है, लेकिन उसे इसकी कमजोरी भी पता है। उसके शरीर के बिना स्केल्स वाले हिस्से बहुत कमजोर होते हैं। तो वो एक ब्लेड को उसके कमजोर हिस्से में घुसा देता है, और दर्द की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और अपनी एनर्जी से हंसू को बहुत दूर फेंक देता है। अब हंसू समझ जाता है कि वो अब दर्द पर रिएक्ट कर रहा है। वो उठता है और सोचता है, सिर्फ 5 ब्लेड्स बचे हैं, अब इन्हें बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। हमारा प्रोटेगनिस्ट फिर से हमला करने के लिए कूदता है और कहता है, धीरे धीरे करते हैं जब तक असर शुरू ना हो जाए। उधर मिही सीढ़ियों के सामने खड़ी होकर हांसू का इंतजार कर रही होती है। वो सोचती है कि भले ही वो लोग काफी दूर हैं, लेकिन आवाज अब भी ऊपर गूंज रही है। मिही हांसू को लेकर चिंतित होती है, जबकि जिन उससे कहता है कि वापस कन्वीनियंस स्टोर जाकर कुछ डैगर्स ले आओ। लेकिन मिही कहती है, मुझे हांसू से मिलना है, और वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ने लगती है। जिन इस बात से चिढ़ जाता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, चाहे वो कुछ भी कहे। अब दोनों लड़के भी उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं, और जब वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मॉन्स्टर स्नेक ने हंसू का हाथ अपने जहरीले मुंह में दबा रखा है। तभी कोई चिल्लाता है, हंसू, ये मिही है। वो उसका नाम पुकार रही होती है, लेकिन अचानक हंसू अपने हाथ में पकड़े ब्लेड को उस मॉन्स्टर स्नेक के मुंह में घुसा देता है। स्नेक अब बहुत तेज दर्द में होता है, और हंसू कहता है, शुक्र है मैंने ब्लेड्स को काफी समझदारी से इस्तेमाल किया। वो बताता है कि स्नेक ने उसका हाथ बुरी तरह से चबा दिया है, लेकिन उसकी एबिलिटीज की वजह से ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसे यह भी बताया जाता है कि बाद के स्टेजेस में रेसेस अपनी इवॉल्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एनहांस्ड रेजिस्टेंस और हेल्थ एबिलिटीज दिखाते हैं। हांसू सोचता है कि पुराने वाले पॉइजन्स तो काफी इफेक्टिव थे, लेकिन अब जो नए वाले हैं वो बेअसर साबित हो रहे हैं। वो जानता है कि अगर पैरालाइसिस पॉइजन ना होता तो शायद वो आज यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे ही वो उस मरे हुए मॉन्स्टर स्नेक को देखता है, वो सोचता है, अब तो सब कुछ आसान लगने लगा है।
मिही पास आकर पूछती है, तू ठीक तो है? लेकिन हांसू उल्टा पूछता है, तुम लोग यहां कर क्या रहे हो? मिही जवाब देती है, हम तेरे लिए आए थे, लेकिन लगता है बेवजह ही टेंशन ले ली। वो फिर पूछती है, तेरा हाथ तो ठीक है ना? हांसू कहता है, बस हल्की सी खरोंच है, और वो भी अब ठीक हो रही है। जिन उस मरे हुए स्केल्ड स्नेक को देख रहा होता है और सोचता है, भाई, हांसू ने इस मॉन्स्टर से अकेले लड़ाई की थी। इस लड़के में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। फिर वो उस रून को उठाता है जिसका नाम है स्केल्ड स्नैक शॉक वेव्स। क्योंकि मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था, तो उसका रून भी उतना ही कमाल का है। जिन कहता है, भाई, अब जलन सी हो रही है। वो सोचता है कि इस रून को एक्टिवेट करने के लिए उसके पास मैजिक रून होना चाहिए। फिर वो कहता है, मेरी लिमिट 7 रून्स की है, तो मैं इसे नहीं ले सकता। सैंग कहता है, तो फिर मैं ले लेता हूं। लेकिन जिन तुरंत लड़ाई शुरू कर देता है, तू इतना डरपोक है, तुझसे तो ये एक्टिवेट भी नहीं होगा। वो फिर हांसू से कहता है, भाई तू मुझे दे दे, मैं काम आ जाऊंगा। अब दोनों में बहस होने लगती है कि रून किसे मिलेगा। मिही दोनों को चुप कराने की कोशिश करती है। तभी हंसू बोलता है, मैं ये किसी को फ्री में नहीं देने वाला, बेचूंगा। और अभी लोगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। जिन पूछता है, ईएमआई पे ले सकते हैं क्या? हंसू कहता है, अगर कोई गारंटी दे दे तो ले जा। फिर हंसू मिही से पूछता है, तूने कुछ डिसाइड किया? मी कहती है, तू भी भरोसा नहीं करता, वो भी नहीं करता, तो फिर बचा कौन? हंसू को याद आता है कि मिही ने बाकियों से ज्यादा रून्स कमाए थे। उसे लगता है कि मिही की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत तगड़ी हैं। मिही फिर उसे देती है एक एजिलिटी रून, 3 सेंस रून्स और 7 से 7 करके स्ट्रेंथ और स्टैमिना रून्स। तभी हांसू बोलता है, क्योंकि 5% का डिस्काउंट है, तो मैं स्ट्रेंथ वाले सिर्फ 6 ही लूंगा। मिही को देखकर अच्छा लगता है कि हांसू कितना एक्यूरेट है। हांसू फिर सबको देखता है और कहता है, ऐसा मत समझना कि मैं कंजूस हूं, लेकिन जो लोग फ्री चीजों पर सर्वाइव करना चाहते हैं वो यहां मर जाएंगे। फिर वो कहता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हांसू सोचता है, अगर स्केल्ड स्नेक यहां था तो इसका मतलब पास ही में जूटारियम भी होगा। अब वो एक क्रिस्टल के सामने खड़ा है और उसे तोड़ रहा है। मीही और सांग आपस में बात कर रहे हैं। ये फिर से अपनी पावर्स यूज करने वाला है क्या? फिर दोनों हांसू से पूछते हैं, भाई, इस क्रिस्टल से अब तू क्या बनाने वाला है? हांसू अपना पॉट फिर से बैग से बाहर निकालता है। जिन पूछता है, फिर से कोई नया पॉइजन बना रहा है क्या? हंसू कहता है, इस स्केल्ड स्नेक की स्केल्स काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा चाहिए। अब वो बनाने जा रहा है 134 मॉन्स्टर वेपन में से 11वां वेपन। एक ऐसा नीडल जो बहुत लिमिटेड एरिया में असर करता है, लेकिन इसका दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इससे सेकेंडरी डैमेज करना मुश्किल होता है। हांसू सोचता है, अगर किसी मॉन्स्टर की कमजोरी का पता चल जाए और वो सही से निशाना भी लगा सकें, तो ये नीडल सबसे बेस्ट वेपन साबित होगा। वो फिर एक नया हथियार बनाता है जो देखने में थोड़ा ब्लंट होता है, लेकिन काम का है। जिन कहता है, भाई, ये हथियार मुझे दे दे, मैं इसके बदले अपनी सारी रून्स देने को तैयार हूं। वो सोचता है कि हांसू ने बहुत मेहनत से यह बनाया है, इसलिए जरूर पावरफुल होगा। लेकिन हंसू कहता है, मैं दे तो देता, लेकिन इसकी सारी मटेरियल्स मैंने यूज कर ली हैं, अब वैसा दूसरा नहीं बन सकता। जिन चिढ़ जाता है, सारा सामान खुद के लिए ही यूज कर लिया, अब सब अपने आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइट्स जल चुकी हैं, सबवे भी वहीं खड़ी है, और हांसू भी अब चुप है। लगता है अब कोई लड़ाई नहीं होगी। वो ट्रेन के अंदर जाता है और कहता है, सब बाहर निकलो, ये ट्रेन सिर्फ एक बंदे के लिए है। सैंग बोलता है, ऐसा कैसे? ट्रेन तो काफी बड़ी है। जिन गुस्से में भड़क उठता है, हमने तो हर बात पे तेरे साथ लड़ा और तू अब अकेले निकल रहा है। वो कहता है, इस दुनिया में कोई रूल नहीं है, और कहीं नहीं लिखा कि मैं इस ट्रेन में पहले नहीं चढ़ सकता। फिर वो अपना वेपन उनकी तरफ तानता है और बोलता है, अब या तो बाहर निकलो या यहीं पर लड़ाई तय करो, तुम्हारी मर्जी। मुस्कुराते हुए वो उन्हें 2 ऑप्शंस देता है। अब तीनों ट्रेन के बाहर खड़े हैं। जिन बोलता है, अगर हम तीनों मिलकर इस पर हमला कर दें और जीत गए, तो इसके सारे वेपन्स और रून्स हमारे। लेकिन अगर हार गए, तो बस माफी मांग लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हांसू हमें मारेगा नहीं। वो जैसे ही अपना वेपन निकालने वाला होता है, उसे अंदर से हांसू घूरता हुआ दिखता है। जिनका चेहरा एकदम डर से सफेद पड़ जाता है। वो सोचता है, अगर मैंने जरा भी हरकत की, तो ये मुझे यहीं मार देगा। फिर हांसू बस इतना कहता है, फिर मिलेंगे। ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है। मीही बोलती है, हमें उसे यूं प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। हम सबकी जान उसी की वजह से बची थी। फिर वो कहती है,
अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जिन कहता है, यही फर्क है मुझ में और तुम दोनों में। मैं स्ट्रांग बनने के लिए लड़ता हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं। हम सब यहां इसी वजह से तो आए हैं। अब देखना, मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगा। दूसरी तरफ हांसू ट्रेन के अंदर है। वो अब पूरे सफर की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वो कहता है, सबवे का ये सफर 20 स्टेशन पर रुकेगा और हर स्टेशन पर कुछ नया आर्टिफैक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही स्टेशन छूटेगा, मैं वहां वापस नहीं जा सकता। वो सोचता है, ऐसी स्ट्रक्चर दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। मान लो मैं अंत तक पहुंच भी गया, तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ मेरे हिसाब से ही चले। वो अब 12वें स्टेशन पर है। अभी तक वो जो आइटम्स जमा कर चुका है वो हैं लन सर्कलेट, कैटल्स नेल्स, ओंग स्टील ग्लव्स और कुल मिलाकर 8 रेयर आर्टिफैक्ट्स। शायद ये वेपन्स इतने अच्छे इसलिए हैं क्योंकि ये हिडन पीसेस से मिलते हैं। वो सोचता है, लन सर्कलेट सेंस स्टार्ट से जुड़कर मॉन्स्टर की कमजोरी को पहचानने में मदद करता है, लेकिन पहले हिस्से में तो उसे पहले से ही वीकनेसेस का पता होता है, इसलिए ये उसके लिए अब ज्यादा यूजफुल नहीं है। वैसे भी उसके पास वेपन्स हैं। वो विश करता है, काश अब कोई ऐसा आइटम मिल जाए जो मोबिलिटी बढ़ा दे, ताकि मैं बैटलफील्ड पर ज्यादा तेजी से मूव कर सकूं। हांसू सोचता है कि अगले स्टेशन पर उसे कुछ अच्छा मिलेगा और फिर उसे मिलता है मेनियाक्स क्लाउड स्नैक। ये दरअसल सिगरेट्स हैं। अगर कोई इन्हें पीना शुरू करे तो उसकी रून स्टैट्स बढ़ती हैं, और अगर कोई पूरा पैक खत्म करके उसका धुआं अंदर खींचे तो उसकी स्टैट्स सीधा 20% तक बढ़ जाती है, और वो भी 10 मिनट तक। हांसू सोचता है कि ये चीज ट्यूटोरियल जोन में काफी काम आ सकती है। फिर उसका दिमाग पुरानी यादों में चला जाता है, जहां एरेस उससे कह रही थी कि सिगरेट मत पिया कर। वो कहती है कि वो इनसे ज्यादा बूढ़ा लगता है और अगर वो यूं ही पीता रहा तो अपना हैंडसम चेहरा खो देगा। लेकिन हंसू खुद से वादा करता है, अब वो वैसा इंसान नहीं रहेगा। फिर वो सबवे से बाहर निकलता है और देखता है कि तीनों जा चुके हैं। अब उसके पास 4 दिन है हिडन पीस के आने से पहले। तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, अगले 2 दिन तक बस हंटिंग करता रहे वेपन्स और रून्स के लिए। दूसरा, ऐसे मिशंस को कंप्लीट करे जिनमें अच्छे रिवॉर्ड्स मिलें। वो सोचता है कि फ्यूचर चाहे जो हो, उसे अभी ऐसे मिशंस करने चाहिए जिनके प्राइजेस अच्छे हों। अब उसके पास जो सबसे प्रॉमिसिंग मिशन बचा है वो है स्टोन ऑफ अ सेज, जिसमें उसके साथ होगा एक क्लमजी मेज। ये मिशन उसकी स्टैट्स को 10 गुना बढ़ा देता है और बड़े से बड़ा जख्म भी हील कर देता है। हांसू को पता है कि ये आर्टिफैक्ट सिर्फ ट्यूटोरियल जोन में नहीं बल्कि रेड जोन में भी काफी रेयर होता है। उसे याद आता है पास्ट में एरन नाम की लड़की ने यह मिशन कंप्लीट किया था। वो डेथ स्क्वाड की एक मेंबर थी जो एक मिशन में अबिस में गिर गई थी। उसके अपने लोग ही उसे धोखा दे गए थे और गुस्से में उसकी पावर्स जाग उठी थीं। उसने लगभग सबको मार डाला था और फिर खुदकुशी की कोशिश की। उसी के बाद यह मिशन अनलॉक हुआ था। लेकिन हंसू सोचता है कि यह मिशन उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो यहां लोगों को बचाने आया है। अब वो सोचता है कि कोई दूसरा मिशन कर ले, जैसे कि सेल्फिश रिच मैन्स फूड बैग। उसे लगता है कि इस मिशन से उसकी स्टैमिना बनी रहेगी। अब वो वापस कन्वीनियंस स्टोर आता है, लेकिन देखता है कि जिन और बाकी सबने सारा खाना और वो सामान भी ले लिया जो उसने जमीन से खुद निकाला था। हांसू सोचता है, अब माहौल गर्म होने वाला है और फिर भी इन्होंने उसके साथ ये सब किया। अब सीन कट होता है गैंगनम स्टेशन के बाहर। कुछ लोग सारे सप्लाईज उठा रहे हैं और मीही और बाकी सब उन्हें चुपचाप देख रहे हैं। वो सोचते हैं, इतने कम टाइम में ये सब कैसे उठा लिया। लेकिन मीही कहती है कि वो इनसे लड़ नहीं सकते। उनके पास एबिलिटीज हैं, लेकिन उनके स्टैट्स उन गुंडों के मुकाबले कुछ भी नहीं। संग कहता है, कुछ भी करने से पहले हंसू का इंतजार करते हैं। कपल भी हैरान है, हंसू ने कभी इतना बात नहीं किया था। मीही कहती है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि इन लोगों ने इतनी जल्दी स्टोर तक पहुंच भी कैसे गए। और तभी जब गुंडे सामान ले जा रहे होते हैं, उनमें से एक पीछे मुड़कर हाथ हिलाता है। सब चौंक जाते हैं, लेकिन जिन कहता है, इग्नोर करो, चलो आगे सप्लाईज ढूंढते हैं। अब जिन कुछ लड़कों के सामने खड़ा है और कहता है अगर खाना चाहिए तो सबवे में मिलेगा। वो उन्हें रास्ता दिखाने का ऑफर भी करता है। असल में जिन सोचता है, हंसू को इन सब से लड़ना पड़ेगा और तब मैं उससे मदद मांगूंगा। एक लड़का उस पर भरोसा नहीं करता तो जिन उसकी शक्ल पर मुक्का मार देता है और कहता है, मैं तुमसे ताकतवर हूं, मेरी बात मानो। वो उन्हें समझाता है, ये उनके लिए एक मौका है। अब सब एक कमरे में बैठे हैं और मिही बाहर चलते हांसू को देखती है और राहत की सांस लेती है। जैसे ही हंसू पास आता है और वो कहती है, कुछ गुंडे हमारे सारे सामान ले गए हैं। लेकिन हंसू बहुत शांत लहजे में कहता है, हाँ, मैंने रास्ते में देखा था। फिर वो पूछता है, अब तुम्हारे पास कितना खाना है? उनके पास बहुत कम खाना बचा है। जिन कहता है,
हमें वो खाना वापस उनसे चुराना होगा। और फिर वो हांसू को लड़ाई में साथ देने का ऑफर देता है, लेकिन हांसू कहता है पहले खाना खाते हैं। जिन गुस्से में बोलता है हमने अपनी जान दांव पर लगाई और तुम ऐसे ही ले लोगे। वो कहता है अगर हांसू कुछ अच्छा दे दे तो सोचूंगा। मीही कहती है हमने सबके लिए खाना लाया था। लेकिन जैन साफ कहता है मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा। वो कहता है जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तब हांसू ने एक उंगली तक नहीं उठाई। जिन सोचता है अगर सब मेरे साथ आ जाए तो मैं हंसू को आराम से हरा सकता हूं। हंसू कहता है मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जैन जिद करता है कुछ तो होगा, क्यों नहीं सबको दिखाते। अब कपल भी क्यूरियस हो जाते हैं कि हंसू के पास क्या चीज छुपी हुई है। जिन कहता है कि वो अकेले किसी रहस्यमयी जगह गया था और फिर जिद करने लगता है कि हांसू उसे कुछ दे। हांसू चुपचाप अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालता है और उसे पकड़ा देता है। फिर हांसू अकेले ही वहां से निकल पड़ता है क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। जिन चिल्लाकर पूछता है तू जा कहां रहा है। हांसू मन ही मन एरिस को याद करता है। सोचता है कि उसने उसकी बात मानने की कोशिश तो की थी। फिर कांगटे की वो लाइन याद आती है तू मेरी नजरों में चुभ रहा है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। लेकिन हांसू सोचता है ये लाइन तो बहुत ही क्रिंज है, मैं तो किसी को भी ये नहीं कह सकता। अब वो दरवाजा खोलते हुए कहता है अपना ध्यान रखना और मजबूत बने रहो। दूसरी तरफ लड़कियां कह रही हैं ऐसी छोटी बातों पे झगड़ना बेकार है। फिर वो मिही से कहती हैं जा उसे मना ले वापस आने को। जिन गुस्से में कहता है जाने दो उसे, फ्री का खाना चाहिए था बस, जब भूखा रहेगा तो खुद ही लौट कर आएगा। लेकिन तभी मिही दौड़ती है हंसू के पीछे और उसके जैकेट को पीछे से पकड़ लेती है। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। हांसू उसे रोकते हुए कहता है मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन फिर वो कहता है अगर तू आना चाहती है तो खुद तय कर, मैंने पहले ही कह दिया था। जिन चिल्लाता है मैं मिही को नहीं जाने दूंगा, मैंने उसे अपने कुछ रूल्स दिए थे। वो कहता है संग जाए तो जाए लेकिन मिही को नहीं जाने दूंगा। संग अब चुप नहीं रहता। हमें तो पता भी नहीं हमारे माँ बाप जिंदा हैं या नहीं, फिर तू मेरे पिता से कैसे शिकायत करेगा। फिर संग गुस्से में कहता है अब मैं तेरी नहीं सुनने वाला जैसे पहले सुनता था। अब तीनों चल पड़ते हैं और जिन पीछे से चिल्ला रहा है बाकी जगह कुछ नहीं बचा और खाना मेरे पास है, तुम सब वापस आओगे मेरे पास। चलते चलते हंसू एक दुकान में लटका हुआ जैकेट देखता है और पहनते हुए कहता है अब हमें कुछ करना होगा और एक प्लान बनाना पड़ेगा। मिही और सांग उसे देखते हैं। सांग सोचता है मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हंसू ये बात भांप लेता है और कहता है अब रात के 12 बजने वाले हैं। मिही और सांग डर कर पूछते हैं क्या होने वाला है और चांद को क्या हुआ। तभी चांद पर एक आंख खुल जाती है। मिही चिल्लाती है चांद ने अपनी आंख खोल दी। अब सब घबरा जाते हैं और तभी संग देखता है कि उसके हाथ में जो खाना था वो अब रेत में बदल रहा है। मिही के बैग का खाना भी अब रेत बन चुका है। दूर से कुछ लोग चमक रहे हैं। मिही कहती है इसका मतलब है वो चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से लड़ें। फिर वो हंसू से पूछती है क्या तुझे ये पहले से पता था। हंसू हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। अब वो देख रहे हैं कि दूर से लोग आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि सबको लगता है किसी और ने उनका खाना चुरा लिया। हंसू कहता है मैंने पहले ही कहा था कि सारा खाना इकट्ठा मत करो। जैसे ही चांद की आंख खुलेगी जो भी खाना किसी के पास होगा वो रेत बन जाएगा। अब हंसू जाने लगता है। मिही और सांग पूछते हैं तू अब कहां जा रहा है। हंसू कहता है मुझे एक जरूरी काम करना है। दूसरी तरफ जिन और बाकी सभी का खाना भी रेत बन चुका है। वो सब सदमे में है। लड़की कहती है अब हमें खाना ढूंढना होगा। जिन गुस्से में सोचता है हांसू को सब पहले से पता था और उसने हमें बताया तक नहीं। अब जिन लोगों को जिन ने खाना देने की बात की थी वो अब उसे ढूंढते हुए बहुत गुस्से में आ रहे हैं। जिन कहता है सब अलग हो जाओ, फिर एक एक करके लड़ेंगे। लेकिन एक लड़की कहती है हमें हांसू के पास जाना चाहिए। जिन भड़कता है जिसने हमें खतरे में छोड़ा अब उसी से मदद मांगने जाना चाहती हो। कपल अब उसे मनाने की कोशिश करता है। अगर वो बदमाश हमें नहीं मिले तो हांसू और उसके लोग उनके निशाने पर होंगे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिन सोचता है ठीक है, एक अस्थाई अलायंस ठीक है और मैं खुद बहुत स्ट्रांग हूं। अब मैं हांसू की मदद करने जा रहा हूं। अब वो सब पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। अचानक कुछ चिपचिपा जिन की टांगों को पकड़ लेता है और वो जमीन पर गिर जाता है। बाकी मेंबर्स सोच रहे होते हैं कि उसकी मदद करें या नहीं, लेकिन तभी विलेन और उसके लोग पीछे से आ जाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर भागे नहीं तो उन्हें भी पकड़ लेंगे। जिन अब भी मदद की भीख मांग रहा होता है लेकिन सब अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। उस ग्रुप का लीडर अब जिन की टांगों में लिपटे चिपचिपे जाल के बारे में बताता है। वो ओरुरुन का फ्लाई पेपर है। फिर वो जिन से बाकी मेंबर्स की जानकारी मांगता है लेकिन जिन चुप रहता है। तभी वो आदमी जमीन पर जोर से पैर मारता है और नीचे की जमीन टुकड़ों में बिखर जाती है। जिन बुरी तरह डर जाता है और अब सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है।
अब वो आदमी जिसकी नाक जिन ने तोड़ी थी आगे आता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन जिन कहता है कि अगर साथ काम करना है तो सब कुछ मॉडरेशन में होना चाहिए। तो वो आदमी अपने लोगों को कहता है, मॉडरेशन में पीटो इसे, और सब जिन को बारी बारी से लातों से मारने लगते हैं। उधर वो कपल अब हंसू, मिही और सांग को ढूंढते हुए पहुंचते हैं जो आराम से खाना खा रहे होते हैं। वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चलकर आते हैं और कहते हैं, चलो साथ में खाते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत अपना हथियार निकालता है और उन दोनों की तरफ पॉइंट करके कहता है कि यहां से चले जाओ, अब वापस मत आना। वो दोनों कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये सब जिन की वजह से हुआ है। लेकिन हंसू मुस्कुराते हुए कहता है कि उसकी पावर्स ने बता दिया था कि इनके लिए आगे सब कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। मिही और सांग हैरान होकर पूछते हैं, तेरी पावर्स तुझे ये सब भी बता देती है? हंसू उन्हें बताने लगता है कि कैसे उसकी पावर्स ने पहले ही उसे बता दिया था कि अगर ये दोनों उसके साथ रहे तो ये उसके लिए बहुत डेंजरस साबित होंगे। इसी बीच वो विलेन और उसके सारे मेंबर्स उस कपल के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अब मीही डर के मारे कांप रही होती है। अब वो लोग सेल्फिश रिच मैन्स फूड बैग की बात बताते हैं और उसकी कंडीशंस भी। जब तक मून की आंख खुली है, जितना खाना हो पकाओ और खाओ, लेकिन दूसरी शर्त यह है, किसी के साथ खाना शेयर नहीं करना। जो इंसान अकेले खाता है और किसी से शेयर नहीं करता वही इस बैग का खाना खा सकता है। इन मिशन को बनाने वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बहुत ट्विस्टेड है। हर हाल में शांत रहना जरूरी है। इसी बीच जिन भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ा है और बुरी तरह घायल है। लड़की उससे पूछती है, तू ठीक है? लेकिन जिन गुस्से से चिल्लाता है कि अब क्यों पूछ रही हो, जब उसे जरूरत थी तब तो सब उसे छोड़कर भाग गए। लड़की कहती है कि वो तो बस मदद लेने गई थी, लेकिन जिन उस पर चिल्लाता रहता है। तभी उस ग्रुप का लीडर जिन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसे शांत होना चाहिए। अब वो आदमी हांसू से कहता है कि उसके पास अच्छे स्किल्स हैं और पूछता है कि उसे ये मीट कहाँ से मिला। हांसू जवाब देता है, मीट तो हर जगह है और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि कुछ लोग पहले भी ये मीट खा चुके हैं और अब भी डिहाइड्रेशन से तड़प रहे हैं। ये मीट टॉक्सिक है। तभी हमारा प्रोटेगनिस्ट उन्हें बताता है कि इस मीट को गॉब्लिन्स ब्लड में उबालो तो ये खाने लायक हो जाएगा। जिन अब बताता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं और इसलिए उसे इस स्टेशन में बहुत सी अच्छी चीजें मिल गईं। अब वो लोग कहते हैं कि चलो उससे लड़ाई करते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन लीडर जिन को कहता है कि जाओ, अपने दोस्त के पास बैठो और उसके साथ खाओ, आखिर तुम दोनों दोस्त हो। जिन सोच रहा होता है कि ये आदमी उसे ऑर्डर क्यों दे रहा है, और ये भी कि हांसू इतने लोगों के सामने कोई सीन नहीं बनाएगा। जैसे ही जिन आगे बढ़ता है, एरिस चिल्लाकर कहती है, लाइन पार मत करना। लेकिन जैसे ही जिन एक टांग लाइन के पार रखता है, हांसू अपने हथियार से उसकी टांग काट देता है। जिन जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है, एक टुकड़े मीट के लिए मेरी टांग काट दी। अब वो बाकी लोगों से कहता है, ऐसा लड़का जो मीट के लिए अपनी टांग काट सकता है, वो रून्स के लिए कुछ भी कर सकता है, इसे मार दो। अब ग्रुप लीडर अपने लोगों को ऑर्डर देता है, इस हांसू को मार डालो, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो बहुत ताकतवर बन जाएगा और तब कोई इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन अभी हमारे पास हथियार हैं, अभी के अभी इसे खत्म कर दो। हांसू सबको घूर रहा होता है और उसे याद आता है, एरिस हमेशा कहती थी, दुश्मन मत बनाओ। लेकिन कीलियन कहता था, अगर दुश्मन सामने खड़ा हो तो उसे कुचल दो। अब हांसू अपने रून्स निकालता है और उस विलन का ऑर्डर आता है, हमला करो। तो हांसू कहता है, चूंकि तुम लोगों ने शुरुआत की है तो मेरा मिशन प्रैक्टिस भी तुम लोगों पर ही होगा। अब हांसू उन पर हमला करता है। सारे रून्स अब्सॉर्ब करने के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो सबको हराकर अब उस विलन की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब तेरी बारी है। विलन कहता है, किसी को मारना आसान नहीं होता, ये कोई मॉन्स्टर नहीं, इंसान है, ये मर्डर है। लेकिन हांसू दौड़ता है और चंद सेकंड में उस विलेन के शरीर को दो हिस्सों में काट देता है। अब वो विलेन जमीन पर मरा पड़ा है और बाकी सब लोग दर्द में तड़प रहे हैं। हांसू उस कपल से पूछता है, भागना चाहते हो या इनकी तरह मरना? और वो कपल तुरंत वहां से भाग जाता है। हांसू अब वापस अपनी जगह बैठा है और उसी तरह मीट खा रहा है जैसे पहले खा रहा था। मीही और सांग उसे घूरते हुए, जो अभी अभी हुआ, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मून की आंखें बंद हो रही हैं और हमारा प्रोटोगनिस्ट बाकी मेंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। हांसू सोच रहा है, आज बहुत खा लिया, उल्टी करने का मन हो रहा है। तभी उसकी नजर जाती है उस मैजिकल फूड बैग पर, जो 5 गुना ज्यादा खाना कैरी कर सकता है और मिडनाइट मून से उस खाने की रक्षा भी करता है। ये बैग 2 हफ्तों का खाना कैरी कर सकता है। मीही पूछती है, क्या उसने वाकई में सबको मार डाला है? हांसू उसे देखता है और मजाक में कहता है कि वो कितनी डरावनी औरत है। लेकिन मीही चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो बस उसके लिए चिंतित है, पर अंदर से वो सोच रही है
कि उसे अब हंसू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। मी अब अपने आप को इस सिचुएशन में ढाल रही है, और यही तो एक नॉर्मल सोचने का तरीका होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि वो ये सब कर सकता है, लेकिन उसका असली मकसद ताकतवर बनना नहीं है। उसका लक्ष्य है झगड़े कम करना और जितने हो सकें उतने इंसानों को बचाना। उसी मकसद से तो वो पास्ट में लौटा था, और इसके लिए जरूरी है कुछ नियम बनाना। पहला नियम है कि लोगों को सिर्फ रून के लिए नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो उन लोगों के रून्स यूज कर सकता है जो मारे गए, लेकिन फिर भी वो उनके हिस्से का पूरा हक नहीं चुका सकता। ऐसे नियम बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए सिर्फ कोई पावरफुल इंसान ही उन्हें बना सकता है। वो सोचता है कि उसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए जैसे वो सबको मार रहा है, लेकिन जरूरी है ऐसे लोगों को मारना जो आगे चलकर दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। संग कहता है कि वो अब रुकने वाला है, तो हंसू कहता है कि जो करना है कर ले। मिही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन संग अपनी पीठ करके दूर जाने लगता है। हंसू पूछता है क्या उसे उसे डर लगता है। वो कहती है कि हाँ, थोड़ा डर लगता है, लेकिन वो ये भी कहती है कि वो ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर गई तो शायद वो फिर कभी वापस ना आ सके। इसलिए वो उसके साथ अंत तक रुकने का फैसला करती है। हंसू अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहता है, ठीक है, तो चलो। उधर जिन अभी भी वहीं पड़ा हंसू को कोस रहा है और कह रहा है कि वो उसे मारेगा। उसके जख्म अब भरने लगे हैं और वो कहीं रेंगता हुआ जा रहा है। कह रहा है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, खासकर मिही को। तभी जिन के सामने एक जोड़ी पैर आकर रुकती है। वो ऊपर देखता है, वो सांग है। अब जिन सोचता है कि ये अच्छा मौका है। वो सांग से मदद मांगता है और कहता है कि उसे उठा ले, और फिर वो उसे ताकतवर बना देगा। सांग अब एक ब्लेड उठा रहा है, तो जिन कहता है कि अच्छा कर रहा है तू, अगर सबको मारकर रून लेना चाहता है तो। लेकिन सांग चुपचाप उसकी तरफ बढ़ता है। जीन अब डर से कांपने लगता है। सांग अब जाइन की कॉलर पकड़कर कहता है, जैसे तू मुझे मेरी जगह बता रहा था, अब तू भी अपनी जगह जान ले। और फिर वो जाइन को मार डालता है। लेकिन संग रोते हुए उसे हिम्मत भी दे रहा है। कहता है कि तू इतना कमजोर नहीं है, ऐसे मत रो। फिर वो बाकी बचे लोगों को भी मार रहा है और सोच रहा है कि हंसू ने उसे क्यों छोड़ा। उसका जवाब था, क्योंकि संग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वो हमेशा हंसू पर निर्भर रहा। काश उसने अपनी एनर्जी खुद लगाई होती तो आज ऐसा नहीं होता। वो सोच रहा है कि असली दुनिया में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ, जहां वो खुद को दूसरों के सामने छोटा करता था। लेकिन अब नहीं। अब वो ताकतवर बनेगा और हंसू को साबित करेगा कि वो भी काबिल है। इधर कुछ मॉन्स्टर बर्ड्स मीही पर हमला करने आते हैं। मीही उन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार उस पर लौट आते हैं। तभी हंसू आगे आता है और उन पर वार करके सबको मार देता है। मीही कहती है कि उसे फिर से हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदद मिली, लेकिन हंसू कहता है कि खुद हैंडल करना और किसी पर निर्भर ना होना, ये दो अलग बातें हैं। अगर उसकी पावर्स में कोई कमजोरी है तो उसे टीममेट्स से मदद मांगनी ही चाहिए। फिर वो मीही को रून का हिस्सा देता है और कहता है कि अब अपनी स्किल्स के प्रोज और कॉन्स देख लो। अब मीही अपने स्टैट्स देख रही है। सोचती है कि यहां आए उन्हें 2 दिन हो गए और आज तीसरा दिन है। उसने स्पीड बूस्ट, मैजिक और स्टैमिना की स्किल्स खरीदी थीं, और वो सोच रही है कि यह सही फैसला था, क्योंकि इनके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाती। वो सोचती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो हांसू पर डिपेंड ना हो। उधर हांसू अपने स्टैट्स देख रहा है, जो अब 42 तक गिर चुके हैं। वो सोचता है कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि सारे स्टैट्स एक जैसे रखें। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसने मिही से एक्सचेंज कर लिया। उसके पास स्टैमिना और स्ट्रेंथ कम था। फिर एक असिस्टेंट फेरी की आवाज आती है। वो बोल रही है कि अराइवल पॉइंट पर आ जाइए, वरना उन्हें पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। अब दोनों अराइवल पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मिही हांसू को देख रही है, तो हांसू कहता है, कुछ कहना है तो बोल दो। मिही थोड़ी झिझकते हुए पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? फिर कहती है कि नहीं नहीं, ये बहुत पर्सनल सवाल है, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो एक और सवाल पूछना चाहती है। हांसू सोच रहा है कि वो काफी सेल्फ कॉन्शियस है, लेकिन फिर भी बहुत फ्री है। अगर कैंग यहां होता तो वो बहुत खुश होता ये सुनकर, और सोचता कि हांसू कितना फेमस है। अब हांसू उसी लड़की के बारे में सोच रहा है और सोच रहा है कि वो उसे फिर नहीं खो सकता। लेकिन बस इतना कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। अब दोनों अराइवल पॉइंट पहुंच चुके हैं। मिही सोच रही है कि यहां तो बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। अभी फेरी कहती है कि उसके पास 2 अच्छी खबरें हैं। पहली ये कि जो कोई भी यहां अगले 62 घंटे तक जिंदा रहेगा, वो इस जगह से बाहर जा सकता है। फिर वो भीड़ से तालियां बजाने के लिए कहती है, लेकिन सब उसे खाली नजरों से घूर रहे होते हैं। तब वो गुस्से में दोबारा कहती है तो सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहती है, अब मैं तुम्हें इस इवेंट की असली शुरुआत दिखाती हूं।
वो अब एक बहुत बड़ा महल दिखाती है जो कि एक मैजिकल ऑल्टर है और बताती है कि यही इस इवेंट का मेन वेन्यू है। फिर वो बताती है कि इस ऑल्टर के अंदर एक मांसाहारी बीस्ट है जिसे उन्होंने एक दिन से भूखा रखा है और अब वो बहुत भूखा है और यहां से बाहर निकलने को मरा जा रहा है। वो बताती है कि ऑल्टर बहुत ही फ्रेजाइल है और वो बीस्ट कभी भी बाहर आ सकता है। तब सबको उससे लड़ना होगा या फिर उसके हाथों मारे जाना होगा। लेकिन फिर वो दूसरी खबर भी देती है कि वो उस मॉन्स्टर को सुला सकते हैं ताकि वो ऑल्टर को तोड़ ना पाए और बाहर ना आ सके। फिर वो पूछती है, क्या किसी को तरीका पता है? लेकिन सब कहते हैं नहीं पता। फिर वो बताती है कि उसे बस हर दिन 5 इंसानों को खिलाना होगा। लोग सोच रहे हैं कि 5 दिन के हिसाब से उन्हें उस मॉन्स्टर को 3 बार खिलाना होगा और सर्वाइवर्स की संख्या करीब 60 है, तो उन्हें करीब एक चौथाई लोगों को उस मॉन्स्टर की बलि चढ़ानी होगी। फिर वो उन लोगों की वीडियो दिखाती है जिन्होंने उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश की थी और मारे गए। अब सब डरने लगते हैं और सोचते हैं कि 5 लोगों को सैक्रिफाइस करना ही बेहतर है। तभी एक आदमी हाथ उठाकर कहता है, हम लोग कैसे चुनेंगे कि कौन जाएगा? तो वो कहती है कि ये तुम पर है, बलपूर्वक भेजो या लॉटरी निकालो, फैसला तुम्हारा है। क्योंकि उसे सिर्फ 3 दिन तक हर दिन 5 जिंदा इंसान चाहिए। फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है चुनने के लिए और इसके बाद अगले 24 घंटे के लिए तुम सुरक्षित रहोगे। फिर अगले दिन फिर 5 और लोगों को भेजना होगा। अब वो 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट करती है और लोग चीख चीख कर कहने लगते हैं कि अब तो सब मारे जाएंगे। यहां मीही हांसू से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है सही क्या है? लेकिन हांसू कहता है कि नतीजे पहले से तय हैं, इसलिए उसे कुछ नहीं पता। अब एक आदमी कहता है कि हमें फेयर रहना चाहिए और लॉटरी से लोगों का चुनाव करना चाहिए। लेकिन तभी सैंग आगे आता है और कहता है, हमें फेयर बनने की जरूरत नहीं है। आदमी फिर सैंग से पूछता है कि अगर ये सही तरीका नहीं है तो कोई और तरीका बता दो। सैंग आगे बढ़ते हुए कहता है, तरीका तो बहुत सिंपल है। इतना कहकर वो एक पोल को अपने हाथों से तोड़ देता है और बोलता है, जो लोग किसी काम के नहीं हैं उन्हें बलि चढ़ा दो। सभी लोग अब हैरानी से उसे देख रहे हैं क्योंकि उसने इतनी आसानी से पोल तोड़ दी। सब यही सोच रहे हैं कि इसमें बस एक ही ताकत है। अब सबका ध्यान संग पर है। वो कहता है, हमसे पहले ही 100 लोग गायब हो चुके हैं। अब जो भी हमारे सामने है उससे लड़ने के लिए हमें मजबूत बनना पड़ेगा। अकेले नहीं होगा, सबको साथ आना पड़ेगा और उसके लिए कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। फिर वो हांसू से पूछता है, मैं सही कह रहा हूं ना? और क्या तुझे मुझ में फर्क दिख रहा है? संग अब हांसू से हाथ मिलाने की बात करता है और कहता है कि उसका कोई इरादा हांसू का दुश्मन बनने का नहीं है। हांसू बोलता है, तरीका तो अच्छा है, लेकिन अगर मेरी बात माने तो शायद किसी को भी कुर्बान करने की जरूरत ही ना पड़े और सब जिंदा बाहर निकल सकते हैं। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कोई तरीका भी हो सकता है। लेकिन तभी एक आदमी हांसू से कहता है, तू ये तो नहीं सोच रहा कि तू उस बीस्ट से अकेले लड़ेगा? सबने तो वो वीडियो देखी थी जिसमें वो हम सबको मारता है। वो आगे कहता है, अगर हम सब भी मिल जाए तब भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो बीस्ट इंसानों को खा के और भी ज्यादा ताकतवर बनता है। तभी हांसू उस आदमी से कहता है, कोई उसे लड़ने को थोड़ी कह रहा है। आदमी शौक में पूछता है, मतलब तू लड़ेगा उस बीस्ट से अकेले? हंसू कहता है, हाँ, मैं अकेले ही लड़ूंगा। अब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये अकेले मॉन्स्टर से कैसे लड़ेगा। एक और आदमी चिल्लाता है, ये तो पागल हो गया है, हमें बस 1 घंटा मिला है, वरना हम सब मारे जाएंगे। सांग सोच रहा है कि अभी भी वो हांसू के लेवल तक नहीं पहुंचा। हांसू सोचता है, मैं लड़ तो सकता हूं, लेकिन अभी मुश्किल है। संग सोचता है, मुझे शायद कुछ लोगों की मदद चाहिए। वो बोलता है, मैं तेरी मदद कर सकता हूं। लेकिन हंसू सबको टोकते हुए कहता है, तुम लोग बीच में बोल के बस डिस्टर्ब कर रहे हो। लोग पूछते हैं, तो फिर बताओ हम क्या करें? हंसू कहता है, अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ और स्टैमिना को 30-30 तक बढ़ा लूं तो उस मॉन्स्टर से लड़ सकता हूं। फिर वो कहता है, एक और तरीका है, अगर तुम सब अपने रून्स मुझे दे दो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं उस मॉन्स्टर को मारने की। वो बोलता है, अगर स्ट्रेंथ और स्टैमिना मिलके 100 हो जाए और एजिलिटी और सेंसेस मिलके 50 और फिर क्लाउड स्नैक भी इस्तेमाल कर लूं तो मुमकिन है। वो सोच रहा है, ये बात मुझे अपने सालों के कॉम्बैट एक्सपीरियंस से पता है और इससे हिडन पीस भी मिल सकता है। वो सोचता है, एरिस केल्डियन और कंगते तक हार गए थे, इसे बस बजक मोनाक क्लेमेंटाइन ही समझ पाया था। लेकिन मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना है, किसी से भी रून लेना पड़े चलेगा। वो कहता है, अगर मैं उस लेवल तक पहुंच गया तो ऑल्टर में घुस के मॉन्स्टर को मार सकता हूं और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। उधर एक आदमी बोलता है, कमजोरों के पास इतने रून्स हैं ही नहीं। वो लोगों से रून्स मांगने लगता है। तभी एक लड़का आगे आकर उस आदमी से कहता है, इससे पहले हम इसे बलि चढ़ाएंगे क्योंकि यही सबसे कमजोर है। वो पूछता है, तेरे पास कोई रून है भी कि नहीं? वो आदमी बोलता है, तू मुझसे तमीज से बात कर, मैं तुझसे बड़ा हूं। लड़का एक हथियार उठाने लगता है और कहता है, या तो अपने सारे रून मुझे दे दें
या बीस्ट के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दे। वो बोलता है, यहाँ के सारे लोग वोटिंग करेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। तभी वो आदमी हंसू से कहता है, तू उससे रून ले ले। वो तो कह रहा था ना कि जो स्ट्रांग हैं उनसे ले। दूसरा लड़का उसे मारने लगता है और पूछता है, तू पागल हो गया है क्या? वो बड़ा आदमी कहता है, मेरे घर वाले हैं, मुझे जिंदा वापस जाना है। लोग कहने लगते हैं, इसे ही सैक्रिफाइस कर दो, कम से कम मॉन्स्टर थोड़ी देर चुप रहेगा। अब सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। हांसू सोच रहा है, मुझे पहले इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा। वो सबको चिल्ला के कहता है, सुनो सब लोग, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर सुनना चाहो तो। वो कहता है, ऑप्शन 3। फिर बोलता है, ऑप्शन 5, जो इन कमजोर लोगों के लिए है। अब लोग डरने लगते हैं। सब सोच रहे हैं कि वो कमजोरों को ही बलि चढ़ाने वाला है। तभी कोई चिल्लाता है, अगर ये सच में सिर्फ कमजोरों को मारने की सोच रहा है तो अब तो 30 मिनट से भी कम टाइम बचा है और हंसू तो ऑल्टर में घुस चुका है। मीही उस ऑल्टर के सामने खड़ी है। तभी वहां संग आता है और कहता है, तुझे उसके साथ ही जाना चाहिए था। लेकिन मीही उससे पूछती है, तुझे सच में हांसू के बारे में कुछ नहीं पता? वो खुद भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि हांसू कभी मानने वाला नहीं है और वो उसके पीछे ऐसे ही नहीं चल सकती। सांग ये सोच रहा है कि क्या वो वाकई पीछे छूटने के लिए ही बना है। वो उससे पूछता है, क्या तू उसका इंतजार करेगी? मीही अपनी पीठ ऑल्टर की तरफ मोड़कर आगे बढ़ते हुए कहती है, अगर मैंने ऐसा किया तो हांसू मुझे डांटेगा और फिर उसमें और बाकी लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। उसे याद आता है कि हंसू ने ऑल्टर में घुसने से पहले कमजोर लोगों से क्या कहा था, तुम लोग पीछे इसलिए छूटे हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बाकियों की तरह भाग दौड़ करने के बजाय यहां आराम कर रहे हो। फिर वो कहता है, अगर बचना है तो हर किसी को 2 रून लेने होंगे। और हांसू ने ऑल्टर में घुसने से पहले मीही से एक बात कही थी, तू मुझे 92 घंटे तक शिकार करके चुका सकती है। वो उसे ये भी कहता है, तू कर सकती है, तू बहुत स्ट्रांग है। मीही अब संग से कहती है, हंसू हमेशा अपना वादा निभाता है और ये वाला भी निभाएगा। अब मुझे भी आगे बढ़ना है ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। संग कहता है, अगर तू चाहे तो हमारे साथ चल सकती है। लेकिन मीही शांत लहजे में कहती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अब वो सबसे आगे चल रही है और संग ये सोच रहा है कि वो अब कितनी मजबूत और बहादुर बन चुकी है। वो सोचता है कि उसकी खुद की ताकत अभी भी कम है और अब उसे कुछ करना होगा। अब कुछ लोग सैंग को आवाज दे रहे हैं। उनमें से एक खुद को पार्क सुअल बताता है। वो पूछता है, क्या तुम उन लोगों के लीडर हो जो तुम्हारे साथ आए थे? सैंग कहता है, नहीं, हम बस दोस्त हैं। लेकिन हाँ, वो मेरी सुनते जरूर हैं। पार्क कहता है, तो यही तो एक लीडर करता है और तुम काफी कमाल के हो। अब जबकि सांग और पार्क ये सब बातें कर रहे हैं, बाकी लोग उन्हें देख रहे हैं। पार्क कहता है, मुझे लग रहा है कि तुम हांसू को अच्छे से जानते हो और मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूं। सांग इसके लिए तैयार हो जाता है। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑल्टर में है। वो सोच रहा है कि गॉबलिन्स का पॉइजन काम नहीं आएगा, उसे पैरालाइजिंग पॉइजन यूज करना चाहिए। अब वो फ्लाइंग कैट बीड्स खा लेता है क्योंकि वो फाइट के दौरान उसकी स्टैमिना रिकवर करेंगी। अब वो नीचे उतर रहा है जहां वो बीस्ट है। वो सोच रहा है, इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मुझे बहुत सारे क्लाउड स्नैक्स यूज करने होंगे। वो अपनी पॉकेट से क्लाउड स्नैक निकालता है और मुंह में डालता है। अब वो अलग अलग रून से एक नया रून बनाने वाला है, क्योंकि जब रून का स्टैट 100 को पार कर जाता है तो वो एक नया रून बन जाता है और उसका कलर बदलता है। पहले व्हाइट, फिर रेड, फिर ऑरेंज और फिर येलो। कलरफुल रून्स के 99.9 और कलरलेस रून्स के 0.01% के बीच जो फर्क है वो बहुत छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे गैप बढ़ता है, फर्क काफी बड़ा हो जाता है और इस मॉन्स्टर के लिए जो ट्यूटोरियल फेज से बाहर आया है, एक नॉर्मल रून भी काफी होगा। हांसू जानता है, जितनी मुश्किल और नामुमकिन कोई चीज लगती है, उसका रिवॉर्ड उतना ही जबरदस्त होता है। उधर दूसरी तरफ कोई कह रहा है, पार्क और कुछ और लोग अब मैजिकल बैरियर को पार कर चुके हैं। सेंग कहता है, चलो हांसू की मदद करने चलते हैं। वो कहता है, कार्निवरस बीस्ट्स की 2 खास रेशियल स्किल्स होती हैं। पहली है डर। ये डर से अपने शिकार को पैरालाइज कर देते हैं, फिर उन्हें खा जाते हैं। इससे उनका स्टैमिना कार्निवरी से बढ़ता है। हांसू खुश है कि अभी तक उन्हें स्वॉम्प के बारे में नहीं पता चला, जो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स का खून खींच रही है। अगर उन्हें इसका पता चल गया तो उस मॉन्स्टर से कंपीट करना हांसू के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। उसका वेपन मॉन्स्टर को सिर्फ हल्का सा घाव दे सकता है, लेकिन उसे पता है कि इसे हराने का एक सटीक तरीका है, इसकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना। वो अपने वेपन से मॉन्स्टर की दूसरी मेरिडियन नर्व को पोक करता है। अब मॉन्स्टर दर्द में छटपटा रहा है। हांसू सोचता है, रुको, जब तक ये फिर से हिल न सके
अब मॉन्स्टर अपने फियर स्किल से उसे पैरालाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हंसू को मैजिक का कोई असर नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात, हंसू पहले भी कई खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ चुका है। ये उसके लिए कुछ नहीं है। उसने खुद को बाकी लोगों से अलग ट्रेड्स के साथ तैयार किया है, और ये सब उसने अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस और नॉलेज से सीखा है। हंसू को याद आता है कि कंगते हमेशा कहा करता था, कॉम्बैट दरअसल प्रिडिक्शन का खेल है। तब हंसू इस बात पर हंसता था, लेकिन अब वो सच में देख पा रहा है कि ये बात सही है। उसे समझ आ रहा है कि बीस्ट कहाँ मूव कर रहा है और उसका अगला टारगेट क्या होगा। हंसू सोचता है, अगर मैंने अपनी स्ट्रेंथ न बढ़ाई होती तो मैं इसे लड़ ही नहीं पाता। इसलिए ऑल्टर के अंदर इस बीस्ट से लड़ना उसके लिए सबसे सही फैसला था। अब वो क्लाउड, स्नैक और बचते हुए समय के बारे में सोच रहा है। उधर पार्क और बाकी लोग ऊपर से ये फाइट देख रहे हैं। वो कमेंट करते हैं, हंसू कितना बहादुर है, वो लड़ते हुए भी कितना रिलैक्स्ड लग रहा है। पार्क कहता है, चलो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। लेकिन सांग चिल्लाने लगता है, हंसू, हम यहां तेरी मदद करने आए हैं। पार्क उस पर भड़क उठता है, क्या कर रहा है बे? अगर मॉन्स्टर ने हमें देख लिया तो चिल्लाना बंद कर। हंसू बस हंसता है और उन्हें देखकर मुस्कुराता है। अब संग भी हंसू की मदद करने लग जाता है। पार्क ये सब देखते हुए बाकी लोगों से कहता है, जैसे ही ये दोनों मॉन्स्टर में उलझ जाएंगे, हम इन दोनों को मार डालेंगे। पार्क अब उन्हें लड़ते देख सोच रहा है, हंसू कोई आम इंसान नहीं है, वो तो एक टाइगर है, शांत और खतरनाक मॉन्स्टर। अब वो उन्हें पिछली रात की बातें बताने लगता है। हंसू ने कितनों से अकेले लड़ाई की थी और बिना हिचक उन्हें मार गिराया था, जैसे उसे मजा आ रहा हो। पार्क कहता है, एक बार अगर मैं हंसू को मार दूं तो सारे लोग, यहां तक कि मिही भी मेरे कंट्रोल में होगी। अब जबकि पार्क और उसका ग्रुप नीचे उतर रहा है, मॉन्स्टर की मूवमेंट्स धीमी पड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचते हैं, हांसू और सांग दोनों गायब हैं और ऑल्टर की सीढ़ियां गिर रही हैं। अब पार्क और उसके लोग सोचते हैं कि वो नीचे फंस चुके हैं, इसलिए वो थोड़ा आराम करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर अचानक उनके सामने आ जाता है। वो उम्मीद करते हैं कि हंसू अब उनकी मदद करेगा, लेकिन हंसू तो ऊपर की तरफ जा रहा है। वो उसे चिल्लाकर कहते हैं, तू हमारी थोड़ी मदद ले ले और इसे मार डाल। आखिरी वक्त पर हार क्यों मान रहा है? हंसू जवाब देता है, मैं इस स्टैमिना यानी मॉन्स्टर की एबिलिटी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाएगा। अब बीस्ट तुम्हारा स्टैमिना लेकर और स्ट्रांग बन जाएगा। वो सोचता है कि वो इस बीस्ट से तब लड़ेगा जब ये इन सब को खत्म कर चुका होगा। अब वो पैरालाइजिंग पॉइजन की तरफ देखता है, जो बहुत ही थोड़ा बचा है, और सोचता है कि अगर उसे इस मॉन्स्टर को मारना है तो अब कुछ करना ही होगा। उधर वो सब अब सांग को ढूंढ रहे हैं। तभी सांग सामने आता है और कहता है, मैंने तुम सबको गिरते सुना था। अब सब समझ जाते हैं कि सीढ़ियां तोड़ने वाला वही था, और अब वो उसे मारने की बात करने लगते हैं। लेकिन सैंग कहता है, ये बीस्ट पहले से ही तैयार बैठा है, बस तुम्हें डर से फ्रीज होते देखना चाहता है ताकि तुम उसका खाना बन जाओ। एक बार इसका स्टैमिना वापस आ गया तो तुम सब मरने वाले हो। अब सब लोग हंसू को मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन हंसू कहता है, तुम सब खुद यहां बलिदान बनने आए हो अपनी मर्जी से। अब सब समझ जाते हैं कि संग उन्हें यहां जानबूझकर लाया था। अब बीस्ट, पार्क और बाकी लोगों को खाने में लगा है, और हमारा प्रोटैगनिस्ट हंसू सांग से कहता है, मुझे पता है तूने इन्हें क्यों यहां लाया। सांग अब समझ गया है कि वो हंसू की मदद कैसे कर सकता है। वो हंसू से कहता है, मुझे यूज कर ले। हंसू पूछता है, मैं तुझे क्यों यूज करूं? सैंग जवाब देता है, मुझे पता है कि तू दूसरों से अलग है, तेरी सोच आगे की है, तेरे गोल बाकी लोगों से अलग हैं। वो कहता है, मुझे तब समझ आया जब तूने जिन और बाकी गुंडों से लड़ा था। तूने उनमें से किसी को भी नहीं मारा, यहां तक कि जब ऑल्टर आया तब भी तू आसानी से सबको हटा सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। सैंग पूछता है, तू लोगों को क्यों नहीं मारता? कोई भी देख सकता है कि ये तेरी असली पर्सनालिटी नहीं है। वो फिर कहता है, मुझे यूज कर ले, बदले में तू मुझे साथ रख ले, या फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। संग कहता है, इस बार तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगली बार मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं खुद को बदल दूंगा। संग समझाता है, लोग मेरे रास्ते से खुद हट जाएंगे क्योंकि मैं क्राउड में अलग दिखता हूं। मैं आसानी से लोगों को मार सकता हूं और तुझे रास्ता क्लियर कर सकता हूं। तू अपना मिशन पूरा कर, मैं तेरे पीछे के सारे खतरे खत्म कर दूंगा। वो सोचता है कि हांसू के साथ रहकर वो खुद भी ग्रो कर सकता है। संग कहता है, अब तुझे मुझे अपना मिशन और तेरे गोल्स के बारे में बताना होगा। लेकिन हंसू पूछता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं तुझे साथ नहीं ले जा सका, तब? ये एक सिग्नल है कि दूसरे ट्यूटोरियल में कुछ बड़ा है। संग कहता है, फिर भी तू मुझे साथ ले चल ताकि मैं भी स्ट्रांग बन सकूं और आगे तेरी मदद कर सकूं। वो हांसू से एक चांस मांगता है।
जो गलती पहले की थी उसकी भरपाई कर दूंगा, प्लीज मुझे यूज कर ले। फिर जोड़ता है, लेकिन मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। हंसू फिर कहता है, कल 1 बजे यहीं मिल, तब तक ये मॉन्स्टर नहीं होगा। हंसू संग से कहता है, तू सारे रून्स ले ले, क्योंकि इन सबको मारा तो मैंने ही है। अब वो चलते हुए कहता है, अगली बार जब मिले तो हंसकर मिलना। हंसू सोच रहा है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूं कि संग भरोसेमंद है या नहीं, लेकिन हंसू को यह भी एहसास है कि फ्यूचर में उसे सांग की जरूरत पड़ने वाली है। उसे एरिस की कही बात याद आती है, तुझे जिंदगियां बचानी है, लेकिन रास्ते में आने वालों को खत्म भी करना होगा, एक पनिशर की तरह। पनिशर वो अहम किरदार होता है जो मोनार्क के लिए हाथ गंदे करता है। सिर्फ एलिस ही नहीं, मोनार्क भी पनिशर रखते हैं ताकि वो उनके मिशन को आगे बढ़ा सकें। हांसू सोचता है, शुरुआत में मैं एनवी एरन को यूज करना चाहता था, लेकिन फिलहाल सैंग को यूज कर सकता हूं। लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि उस पर भरोसा कर सकता है या नहीं। अब वो सोच रहा है कि सेकंड ट्यूटोरियल में सब लोगों को जबरदस्ती बिखेर दिया जाएगा, और उसे नहीं पता कि उस वक्त भी सैंग की सोच वही रहेगी या नहीं। पर जब तक वो उसके साथ है, उसे पनिशर की तरह यूज किया जा सकता है। अब हांसू कहता है, अब मेरा एक ही गोल है, हिडन पीस को खोजना। मॉन्स्टर को फटाफट खत्म करके उसे छुटकारा पाना है। अब वो हिडन पीस की दूसरी कंडीशन के बारे में बता रहा है। इस ऑल्टर से पहले की कार्निवरस बीस्ट भागे, उसे यहीं खत्म करना होगा। जैसे ही वो बीस्ट को मारता है, एक पोर्टल खुलता है। हंसू जैसे ही उसमें हाथ डालता है, एक रिंग बाहर आती है, वैम्पायर किंग नुरमाहा की रिंग। अब उसे एहसास होता है, बर्ज़र्क मोनार्क को ये रिंग ऐसे ही मिली थी, इसीलिए कोई और इसे हासिल नहीं कर पाया। अब सेकंड ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है और आर्टिफैक्ट्स को कैटेगराइज करने के कई क्राइटेरिया बताए जा रहे हैं। वो बताता है कि आर्टिफैक्ट्स के कलर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। रेगुलर आर्टिफैक्ट की वैल्यू कभी भी सुपीरियर कलर आर्टिफैक्ट से ज्यादा नहीं होती। लेकिन वो ये भी बताता है कि एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। जैसे जैसे ट्रैवलर रून को इवॉल्व करता है, वैसे ही ग्रोथ टाइप आर्टिफैक्ट भी रून को अब्सॉर्ब करता है और अपना कलर बदलता है। सबसे ज्यादा फ्लॉन्ट करने वाला आर्टिफैक्ट होता है नंबरिंग सीरीज। सोलो नंबरिंग में नंबर 9 है नुरमाहा का रिंग। नंबरिंग सीरीज नाम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही आइटम होता है, क्योंकि पहले क्लेमेंटाइन भी नुरमाहा की रिंग का मालिक था। हंसू याद करता है कि ऐसा यूं ही सिंबॉलिक नहीं है, क्योंकि इन्हीं हाथों से निकली 8 अथॉरिटीज ने लोगों को टुकड़ों में बांट दिया था। हंसू कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि ये रिंग मेरे हाथ लग गई। इस आर्टिफैक्ट को हासिल करना आसान नहीं था। अब मैं इसे फेंक नहीं सकता। वो रिंग पहनता है, जो अभी सिर्फ कलरलेस लेवल पर है और फिलहाल बस एक अथॉरिटी को अनलॉक कर सकती है। उसे पता है कि ये रिंग 8 अथॉरिटीज को अनलॉक कर सकती है, लेकिन उसकी लेवल की वजह से अभी पॉसिबल नहीं है। लेवल बढ़ाने के लिए उसे डायरेक्ट अपने एनिमी से लड़ना होगा, और जैसे ही टाइम लिमिट खत्म होगी, रिंग की लिमिट अपने आप हट जाएगी। अब प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए रून का कम से कम एक स्टैट इस रिंग के बराबर होना चाहिए। उसे एहसास होता है कि उसे बहुत सारे मैजिक रून्स की जरूरत पड़ेगी और साथ ही उन्हें बैलेंस करना भी पड़ेगा। अब वो ऑल्टर से बाहर निकलता है, जहां संग, मीही और बाकी लोग खड़े हैं। हंसू को देखते ही मीही उसकी तरफ दौड़ती है। उसे सांग से पता चला था कि हंसू ने वो बीस्ट मार दिया है। जैसे ही वो ये कहती है, सब देखते हैं कि ऑल्टर अब गायब हो चुका है। हंसू कहता है, मैंने जो ऑर्डर बनाया है उसमें मैं जरूर सफल होऊंगा। ये सुनकर मीही ब्लश करने लगती है। वहीं संग सोच रहा है, उसे ट्रस्ट करना वाकई सही फैसला था। लेकिन हंसू कहता है, दूसरा ट्यूटोरियल शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है, तब तक सबको और हंट करना चाहिए। तभी मीही कहती है, मैं हंसू से अलग रास्ते पर जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं और हमेशा उस पर निर्भर हो जाती हूं। वो कहती है, शुक्र है संग ने मुझे साथ चलने का ऑफर दिया। हांसू ये सुनकर बस आगे चलना शुरू कर देता है। वो सोचता है, ठीक है, वैसे भी सेकंड ट्यूटोरियल में हम साथ नहीं होंगे। मीही भी अब अपनी पोजीशन को लेकर सोचती है, जो कि सही है। लेकिन फिर मीही कहती है, जब हम अगली बार मिलें तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हांसू बस कहता है, श्योर। फिर वो संग से पूछता है, जब तूने मुझसे कहा था कि मुझे तुझे यूज करना चाहिए, क्या तू सच में उस बात को लेकर सीरियस था? संग जवाब देता है, ये तेरे ऊपर है, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। एक हफ्ते बाद अब हमारा प्रोटैगनिस्ट और बाकी लोग असिस्टेंट फेरी के सामने खड़े हैं, जो अनाउंस कर रही है कि सेकंड ट्यूटोरियल शुरू हो चुका है। वो कहती है, पहले ट्यूटोरियल से काफी लोग सर्वाइव कर चुके हैं। फिर वो कहती है, चलिए अब स्टेज को बदलते हैं। तभी सबके पैरों के नीचे एक लाइट चमकने लगती है। अब हंसू और कुछ लोग एक कमरे में खड़े हैं और तभी एक आवाजन आती है, सेकंड ट्यूटोरियल में जाने से पहले हेड काउंट करते हैं। असिस्टेंट फेरी कहती है, अब से एक रूम में मैक्सिमम 7 लोग होने चाहिए, लेकिन हंसू के कमरे में 8 लोग हैं। फेरी कहती है,
पहले हम 7 लोगों की गिनती करेंगे, फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है। वो ये भी कहती है, अगर तुम चाहो तो ज्यादा लोगों को भी कम कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम से डिस्कस करो और जो करना है करो। तभी एक आदमी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे शुरू से लग रहा था कि सब कुछ ज्यादा स्मूथ चल रहा है।